नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज से फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फूड एवं न्यूट्रिशन। जिन बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है वो भी आपका समाधान किया जाएगा। आज की पीपीटी में थोड़ा सा हिंदी मटेरियल है, पर जो कल की पीपीटी जो पढ़ाएंगे उसमें बाय लैंग्वेज रखा जाएगा। ठीक है बेटा, और जो भी वर्ड है मैं इंग्लिश में भी बोलता चलूंगा। वैसे अधिकतर मैं बोलता हूं इंग्लिश शब्द, इंग्लिश का उच्चारण करता हूं, परंतु जो पीपीटी है वो आगे से बाई लैंग्वेज हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुआ करेगी, जिससे आपको किसी भी तरह से परेशानी ना होगी। साइंस को अच्छे से सीखेंगे बेटा, हर शब्द को सीखेंगे बेटा, क्योंकि मोस्टली जो साइंस होता है ना बच्चा, वो इंग्लिश में ही होता है। दिखने में हिंदी वर्ड होते हैं और मोस्टली होता क्या है, इंग्लिश वर्ड होते हैं। परंतु फिर भी बच्चों आपको दिक्कत है तो आपको बाय लैंग्वेज आपको पीपीटी बनाकर दिया करेंगे बेटा। ठीक है बच्चा, आगे से स्टार्ट ध्यान रखेंगे। कल हमने पाचन तंत्र को पूरी तरह से पढ़ लिया था। एक एक शब्द को पाचन तंत्र में हमने पूरी रटा दिया था आपको कि डाइजेस्ट सिस्टम कहां से चालू होता है, कहां पर खत्म होता है, किस किस ऑर्गन में डाइजेस्टिव सिस्टम भाग लेता है। क्या बच्चा हर तरह से आपको समझ में आया होगा? आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फूड एवं न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण तत्व। बेटा साइंस को अपनी रगों में उतार लो। खून में ऑक्सीजन की जगह साइंस ही दौड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। जब आप पूरे मन से इस वीडियो को देखेंगे और पूरे मन से इस वीडियो को सुनेंगे ना, तो साइंस इससे बेहतर कोई नहीं है। इस पीपीटी को कवर करो बेटा, अन्यथा 4 किताबों पढ़ने की अपेक्षा इस पीपीटी को पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। बेटा मैं बोलना चाहता हूं कि फूड एवं न्यूट्रिशन, ठीक है, आपको पता है ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल या ऐसे मेटल जो मानव शरीर के लिए ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए ग्रोथ करें, ऐसे पदार्थ शरीर की क्या करें, वृद्धि करें, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चा, न्यूट्रिशन कहते हैं, फूड कहते हैं। ये बताओ बच्चा, जब हम फूड का सेवन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारी ग्रोथ हो सके, हमारी सेल डेवलपमेंट हो सके या विकसित हो सके। इस प्रकार हम भोजन का क्या करते हैं, विकास करते हैं। बेटा फूड से हमको क्या मिलती है, फूड से हमको एनर्जी मिलती है। फूड से हमको क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। जो भी कुछ आप खाओगे, जैसे आपने रोटी का सेवन किया, चावल का सेवन किया, या आपने दाल, आपने कुछ भी सेवन किया, उससे हमको क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी। तो मोस्टली क्वेश्चन बेटा यही से बनेगा कि जो फूड से हमको क्या मिलती है बच्चा, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है बेटा। बात करें रोगों से सुरक्षा एवं रोगों से लड़ने के लिए सहायता प्रदान कराता है। फूड क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो डिसीज होती है, जो बीमारी होती है, उनको लड़ने के लिए हमको मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। फूड हमको रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ये बताओ, जब भोजन नहीं खाओगे ना तो शरीर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब वीक हो जाएगा तो हमें बीमारियां हो जाएंगी, डिसीज हो जाएंगी, तो हम कमजोर पड़ने लगेंगे बच्चा। तो भोजन जितना ज्यादा खाओगे हमको ऊर्जा मिलती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती बच्चा, इम्यूनिटी। कोई बच्चा दिक्कत है? सभी जैविक क्रिया, बेटा जैविक क्रिया को मेटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक कह लो या बायो मैकेनिक कह लो, क्या कहते हैं, जैविक क्रिया, बायो मैकेनिकल प्रोसेस, बायो मैकेनिकल प्रोसेस। बेटा सीखने की कोशिश करें, जो हमारी फूड जो होता है, जो हमारे जैविक क्रिया को, बायो मैकेनिकल प्रोसेस को चलाने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। बेटा थोड़ी सी दिमाग में सीखने की कोशिश करें। मैंने 3 बातें याद रखाई आपको। फूड से हमें, हमारे शरीर का क्या होता है, ग्रोथ होता है। फूड से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फूड एक कौन सी क्रिया है बेटा, बायोकेमिकल, बायो मैकेनिकल प्रोसेस है, बायो मैकेनिकल प्रोसेस है। अब बात करें
भोजन उपापचय क्रिया को नियमन करता है। क्या करता है? उपापचय क्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में बेटा? आपको बता दें, मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म। थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे बच्चा। अगर आप नहीं सीख पाओगे तो इसमें मेरा नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। भोजन उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है या उनको चलाने में सहायता करता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपापचय क्रिया को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म क्रिया कहते हैं। तो अब मेटाबॉलिज्म क्रिया क्या होती है मैं बता चुका पहले। मेटाबॉलिज्म क्रिया क्या होता है? ये भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जो भोजन के अणुओं को तोड़कर सरल अणुओं में बदलता है और सरल अणुओं को तोड़कर जटिल अणुओं में सिंपल फूड ब्रेक डाउन टू कॉम्प्लेक्स फूड एंड कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन टू सिंपल फूड। बेटा समझने की कोशिश करेंगे। इतनी बात बच्चा आपको समझ में आई? चलेंगे बेटा। बेटा समझने की कोशिश करेंगे। जो न्यूट्रिशन होता है बच्चा, याद करने की कोशिश करेंगे बेटा। याद करेंगे बेटा, साइंस को इस तरह से पढ़ लेंगे कि आपने कभी साइंस नहीं पढ़ा होगा। न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, दो भागों में बांटा है। एक माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिशन होता है। कौन सा होता है? एक माइक्रो होता है बेटा और दूसरा मैक्रो न्यूट्रिशन होता है। बेटा सीखेंगे एक माइक्रो न्यूट्रिशन और दूसरा मैक्रो न्यूट्रिशन होता है। अब बेटा माइक्रो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन होता है कि माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिशन जो कम मात्रा में खाए जाते हैं, जिनका जो हम सेवन करते हैं या इन्हें हम इंजेक्शन करते हैं, अंदर खाते हैं, उनकी मात्रा कैसी होती है? कम। अर्थात बेटा सीखो बेटा, थोड़ा सीख रही कुछ करना। माइक्रो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जिनकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, स्मॉल होती है। इनकी क्वांटिटी क्या होती है? स्मॉल। इन्हें हम कम मात्रा में खाते हैं। इन्हें हम कैसे खाते हैं? कम मात्रा में खाते हैं बेटा। जैसे बेटा कौन हो गया? विटामिन। विटामिन किस में आता है? माइक्रो न्यूट्रिशन। मैग्नीशियम ये किस में आता है? माइक्रो न्यूट्रिशन में आता है। और बेटा खनिज लवण ये किस में आते हैं? हमारे जो मिनरल होते हैं बच्चा, ध्यान रखेंगे, जो मिनरल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ये भी किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशन। ये बताओ इनका शरीर में क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है बेटा? एब्जॉर्ब होता है। अर्थात बेटा अवशोषण होता है। बेटा क्या होता है? अवशोषण। बेटा सीखेंगे, बेटा सीखेंगे। मैंने माइक्रो न्यूट्रिशन कौन होते हैं? जो हम कम मात्रा में सेवन करते खाते हैं। बेटा कम मात्रा में सेवन करते हैं। कौन कौन से होते सर? विटामिन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और जो मिनरल हो गए, ये सारे के सारे जो बेटा है वो कौन से? माइक्रो न्यूट्रिशन है। और इन सब का बेटा क्या होता है शरीर में? एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। बेटा इतनी बात समझ में आई हो बेटा? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी ना बेटा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी साइंस में। और मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जिनका सेवन हम कैसे करते हैं? लार्ज मात्रा में। जिसको हम जो खाते हैं, ईटिंग करते हैं, वो किस मात्रा में करते हैं? लार्ज मात्रा में करते हैं। किस में करते हैं बच्चा? लार्ज। अगर लार्ज मात्रा में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गई, ये बेटा किसके उदाहरण आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशन। बेटा डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा बच्चा कि माइक्रो न्यूट्रिशन के उदाहरण कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, जो सारे के सारे एग्जाम्पल है, वो किसके उदाहरण है? माइक्रो न्यूट्रिशन के। समझ बच्चा? इनका सेवन कैसे करते हैं? लार्ज करते हैं, अधिक मात्रा में हम खाते हैं। और बेटा इसका सेवन कैसे करते हैं? हम कम क्वांटिटी में करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं। बेटा बेटा समझ में आ गया बेटा? अब बात करें थोड़ा सा बात करेंगे बेटा, ठीक है? बच्चा थोड़ी सी अगर आपको बात समझ में आई होगी तो यहां से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था। बेटा इधर देखना, बेटा इधर देख लेना। एक अडल्ट आदमी होता है, एक वयस्क मनुष्य होता है। अडल्ट में
ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट की आवश्यकता हो। कहने का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम का है, एक व्यक्ति को प्रति किलोग्राम 0 ग्राम की क्या होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? 1 किलोग्राम पर कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 0.8 ग्राम की। अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उसको 0.8 से गुणा कर दो, उसको प्रतिदिन एवरीडे बेटा ध्यान से सुने, उसको एवरीडे कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 0.8 ग्राम। अगर मान के चले मेरा वजन 50 किलो है, 50 किलो में 0.8 का गुणा कर दो और मुझे कितनी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी? बेटा समझ में आया? चिल्ड्रन में बच्चों में ये प्रोटीन की मात्रा पूछी जाए, 1 किलोग्राम पर बेटा 2 ग्राम प्रोटीन की क्या पड़ती है? आवश्यकता। हम लोगों में बेटा 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम पर, बच्चों में कितना? 2 ग्राम प्रति किलोग्राम पर आवश्यकता पड़ती है। बच्चा अगर प्रेग्नेंट लेडीज है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, गर्भवती महिला है, बच्चा गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उसमें प्रतिदिन बेटा 50 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? बेटा आलस नहीं आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, हर तरह से आपको समझाऊंगा मैं। साइंस को लीप देंगे बेटा, साइंस को लीप देंगे। फर्क इतना होना चाहिए कि आपको हर तरह से इंग्लिश शब्द भी बोलता चल रहा हूं आपसे मैं। कल जो पीपीटी बनाऊंगे आएगी, उसमें दोनों लैंग्वेज में होगा बेटा, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना होगी। वैसे मैं इंग्लिश शब्द बोलता चलता हूं, आपको लगता है थोड़ा सा पीपीटी होनी चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पर हमारा मूल मकसद क्या है सर? साइंस को याद रखना। समझ में आया बच्चा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं बेटा, आपसे क्वेश्चन करूं कि जो मैक्रो जो न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अडल्ट में कितने प्रति ग्राम बॉडी किलोग्राम बॉडी की? 0.8 ग्राम। चिल्ड्रन में कितना? प्रति किलोग्राम 2 ग्राम, 2 ग्राम। और लेडीज में कितने परसेंट की आवश्यकता होती है? 70। अगर बच्चा आपको ये बात समझ में आई होगी तो थोड़ा सा हमें बताते चले। ये बताओ माइक्रो न्यूट्रिशन के उदाहरण कौन से हैं? एग्जाम्पल कौन से हैं? विटामिन हो गया, मैग्नीशियम। बताओ इनका क्या होता है? अवशोषण होता है, डाइजेशन होता है? अवशोषण होता है। और मैक्रो न्यूट्रिशन के उदाहरण कौन होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये बताओ मुझ में, मैं एक वयस्क व्यक्ति हूं, तो मुझे कितने किलोग्राम पर कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी? और बच्चों में कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 2 ग्राम की। और बेटा एक गर्भवती महिला के लिए कितना? प्रतिदिन 55 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक शिशु का एक निर्माण हो रहा है बच्चा। इतनी बात बच्चा समझ में आई होगी। बेटा अब यहां से क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट, कि पोषण पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिशन, या फूड कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। हम पोषण पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। बेटा पोषण पदार्थों का क्या कर रहे हैं बच्चा? वर्गीकरण कर रहे हैं। तो बेटा हमने इनको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। फूड को हमने 4 भागों में बांटा है। टाइप्स ऑफ फूड कौन कौन से? पहला एनर्जी देने वाले न्यूट्रिशन, दूसरा ग्रोथ करने वाले न्यूट्रिशन, तीसरा मेटाबॉलिज्म क्रिया करने वाले न्यूट्रिशन, चौथा जेनेटिक न्यूट्रिशन, वंशागति न्यूट्रिशन। सीखने की कोशिश करना बच्चा, इंग्लिश भी बोलता चल रहा हूं बेटा। एक तो एनर्जी देने वाले न्यूट्रिशन, और बेटा ग्रोथ करने वाले न्यूट्रिशन, और मेटाबॉलिज्म क्रिया करने वाले न्यूट्रिशन, और जेनेटिक या वंशागति न्यूट्रिशन। बेटा पेपर में कैसे आएगा वो भी सुन लो। पेपर में आएगा दिए गए वाक्यों में एनर्जी देने वाला न्यूट्रिशन कौन सा है। तो आपको बता दें, ऊर्जा देने वाला न्यूट्रिशन जो होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कौन होता है? फैट होता है। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कौन होता है?
कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट ही बोलते बेटा, कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट। और बेटा वसा को क्या कहते हैं? फैट। तो जो हमारे शरीर को, बच्चा सीखना, सीखते चलो बेटा। अगर आप सीखोगे नहीं तो मेरी क्लास का कोई अर्थ नहीं होगा। मैं चाहता हूं हर बच्चा इस क्लास से पढ़कर जाए, मैं चाहता हूं हर बच्चा साइंस को सीखते हुए जाए। बेटा ये बताओ, ऊर्जा देने वाला, एनर्जी देने वाले हमारे न्यूट्रिशन कितने? दो ही है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक कौन सा? फैट है। आपको बता दें, आप सभी में सबसे ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी देता कौन है? आपको बता दें, आप सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कौन है? वसा। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला कौन है? वसा है। कार्बोहाइड्रेट से भी सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलती है? फैट में मिलती है। और फैट में क्या, कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा क्या होती है? कम होती है, 4.2 के समथिंग होती है। कितनी होती है? 4.2। वो आगे मिल जाएगा बेटा, 4.2 किलो कैलोरी। बेटा सीखने की कोशिश करें, बच्चा सीखने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है बच्चा? फैट में होती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है? कम। बेटा ये बात आपको ये भी पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है बेटा, क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ कौन करता है? प्रोटीन करता है। बच्चा ग्रोथ कौन करता है? बच्चा प्रोटीन करता है। कैसे? देखो, जिम वाले लौंडे होते हैं बच्चा, जिम वाले लौंडे होते हैं जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, और बेटा प्रोटीन का डिब्बा लाते हैं। क्या लाते हैं? प्रोटीन का डिब्बा लाते हैं। और प्रोटीन का डिब्बा में पानी में डालकर पीते हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर की मसल को क्या करना है? मजबूत करना है। उन्होंने अपनी चेस्ट को बड़ा करना है, उसने अपनी एब्स को बनाना है। तो शरीर को जो मजबूत करता है, शरीर की वृद्धि करता है, वो कौन होता है? प्रोटीन। आप अपने शरीर को मजबूत करें, आप अपने शरीर को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, तो बेटा प्रोटीन खाइए। अगर आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आप कार्बोहाइड्रेट या फैट का सेवन करेंगे। और जिम करना है बेटा, जिम करना है तो आपके लिए क्या चाहिए बेटा? प्रोटीन खाना पड़ेगा। अब बेटा उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म क्रिया, इंग्लिश में भी अब बोल देता हूं, इंग्लिश में भी बोल देता हूं, मेटाबॉलिज्म क्रिया, मेटाबॉलिज्म क्रिया प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कौन कौन भाग लेता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मेटाबॉलिज्म क्रिया या पोस्ट न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? एक होता है विटामिन। कौन होते हैं? विटामिन। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रिया को कंट्रोल या चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? विटामिन, जल, मिनरल, ये सारे के सारे इसमें आते हैं बेटा। बेटा तीन नाम मैंने पूछा हूँ, तीन नाम। और बेटा जो आनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है, वो तो आपको पता है डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए ही सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। डीएनए से ही जीन पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो जीन होते हैं उन्हें क्या कहते? जीन, डीएनए पाए जाते हैं, सूचक आनुवांशिक कोड होते हैं, सूचना होती है इसमें बेटा। समझ आया बेटा? अगर मैं आपसे थोड़ा सा ऑफ समझने की कोशिश करता हूं, चल, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड, कितने भागों में बांटा मेरे बच्चे से? चार भागों में। एनर्जी देने वाले न्यूट्रिशन कौन से हैं बताओ? और बेटा कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करने वाला न्यूट्रिशन कौन सा? प्रोटीन है। और मेटाबॉलिज्म क्रिया को कंट्रोल करने वाला न्यूट्रिशन कौन सा है? और बेटा जेनेटिक वाला जो वंशागति वाला था वो कौन सा था? डीएनए। क्या मेरी बात आप तक आई है बच्चा? बिल्कुल आई है बेटा। साइंस को लीप देंगे बेटा, जहां पर पहुंचा देंगे साइंस को आपको, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने वीडियो पूरे मन से देख लिया ना बेटा, आपको साइंस पूरी तरह से याद हो जाएगा। पुराने भी चीज आपको याद हो रही होंगी। आपको कितना अंतर लग रहा है पहली क्लास से लेकर अभी तक? क्योंकि हमें सारी चीज क्या हो रही है? याद होती चल रही। क्या मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा भोजन के अवयव, कंपोनेंट ऑफ फूड? बेटा कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के अवयव क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। बेटा भोजन का अवयव कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, मिनरल होंगे, विटामिन होगा, और बेटा कौन होगा? वाटर होगा। बेटा सीख लो बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अनाजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है?
अनाज। कार्बोहाइड्रेट हमेशा अनाजों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनाज। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अनाज में पाए जाते हैं। जैसे बेटा गेहूं हो गया, गेहूं अनाज है। बाजरा हो गया, चावल हो गया, सभी मक्का हो गया, सभी अनाजों में कौन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेटा आलू में भी पाया जाता है, पोटैटो में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आलू में। शिकरकंदी में, जो शिकरकंदी खाते हम लोग, उसमें भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पहली बात बेटा, कार्बोहाइड्रेट अनाजों में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, शिकरकंदी में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। बेटा समझ में आया बेटा? अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो कहां पाया जाता है बताओ? अंडे में पाया जाता हो, मां चिकन में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और हमारे कुछ और भी तत्व होते हैं बेटा, उसमें दाल में पाया जाता है। सबसे मुख्य चीज दाल में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है। तो हमारा जो प्रोटीन जो होता है वो दालों में, सोयाबीन में, चिकन में, अंडे में और दूध में पाया जाता है। फैट कहाँ पाया जाता है? जो चिकनी चीज होती है, घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गए, जो चिकनाहट चीज होती है, चिकनी चीज होती है, उनमें कौन पाया जाता है? फैट। मिनरल क्या होते हैं? कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे। विटामिन आपको पता है क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स पूरे के पूरे आते हैं। और जल आपको पता है। तो मैं आपसे पूछूं कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, बता सकते हो बेटा? किसमें पाया जाएगा बेटा? और बेटा मैं पूछूं प्रोटीन किसमें पाया जाएगा बच्चा? चिकन में, अंडे में, दाल में, सोयाबीन में, मूंगफली में। तो ये बात समझ में आई बच्चा आपको? हर बच्चे को ये बात समझने आनी चाहिए। जहां भी दिक्कत हो बेटा थोड़ा सा, ये आपको लिखा है प्रोटीन वगैरह पूरा। ये ब्रेड वगैरह होती है, ब्रेड बताओ ब्रेड में कौन सा पाया जाएगा? ब्रेड कौन पाया जाएगा? कार्ब। हमारी जो ब्रेड खाते हैं वो भी तो अनाज की बनती है, मैदे की बनती है वगैरह, बनती है नहीं बनती है? टोस्ट खाते हैं उसमें भी कौन होता है? ब्रेड। और ब्रेड में कौन होता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चा। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं सबसे प्रमुख कार्बोहाइड्रेट। सबसे प्रमुख कौन सा बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट कहां पाया जाता है? तो मैंने बताया सभी अनाजों में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? अनाजों में पाया जाता है। हमारी जो ब्रेड होती है उसमें पाया जाता है, ब्रेड में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है बेटा, चावल में पाया जाता है। जो अनाज जो होते हैं, हमारे जो अनाज जो होते हैं उसमें सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आप रोटी खा के आए हो तो रोटी में कौन है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। चावल खा के आए हो, चावल में कौन है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। दाल में कौन है? प्रोटीन। घी में कौन है? फैट। घी में कौन है बच्चा? फैट है। आप मैस से खाना खा के आए हो या घर से खाना खा के आए हो तो सारी चीजों को रिलेट करना सीखो बच्चा। एक हमारे शरीर से साइंस को जोड़ना सीखो कि हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। ठीक है बच्चा? मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। एनर्जी दो ही देते हैं बेटा, एक फैट्स देता है और एक कार्बोहाइड्रेट देता है। परंतु कोई बच्चा बता सकता है क्या एनर्जी किससे ज्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से या फैट से? फैट में कितना मिलता है 1 ग्राम? 9.3। और कार्बोहाइड्रेट से कितना? 4.2। ठीक है बेटा? ये हमको क्या देने का कार्य करता है बच्चा? एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है बच्चा? एनर्जी। थोड़ा सा एक्टिव रहो बेटा, एक्टिव रहोगे तो मजा आएगा क्लास में। एनर्जी देता है बच्चा। क्या देता है बच्चा? एनर्जी देता है। अगर मैं पूछा जाऊं कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2nOn। कार्बोहाइड्रेट बताओ बेटा, कार्बन है बेटा, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट में क्या है? ऑक्सीजन है। तो कोई बच्चा यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि सर कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो बेटा एक तो कौन है?
कार्बन, एक बेटा हाइड्रोजन और बेटा ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, या उनका कंपाउंड होता है, या उनका यौगिक होता है। बेटा बच्चा इतना समझ में आई होगी। अगर मैं पूछा जाऊं कार्बोहाइड्रेट जो होता है टेस्ट में वो थोड़ा हल्का सा मीठा होता है, क्या होता है? हल्का सा क्या होगा? मीठा। जैसे आप रोटी को चबाने के बाद जो लुगदी बचती है हल्का सा उसमें मीठापन आ जाता है, मुंह में देखोगे रोटी को खाते रहो हल्की सी क्या हो जाती है? मीठी हो जाती है, हल्का सा मीठापन होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है बेटा हल्का सा क्या होता है? मीठा। बेटा 3 प्रश्न बताए मैंने, कितने प्रश्न? कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CnH2nOn। कार्बोहाइड्रेट में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाए जो बेटा इसका टेस्ट कैसा होता है? हल्का मीठा। बच्चा ये बात समझ में आई? बच्चा अगर बच्चा ये बात समझ में आई होगी, अगर बच्चा ये बात समझ में आई होगी तो आपको विद्या रानी कसम है पूरी ढंग से आप सीखने की कोशिश करें। मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं बेटा। मुझे पता है कि जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं वो आपसे किसी भी तरह किसी भी परिस्थिति में कितना भी कठिन आया वो आपको सॉल्व करने होना चाहिए। मैंने आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं बेटा, कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? केमिकल। कैसा यौगिक है बेटा? केमिकल कंपाउंड। कैसा यौगिक है बेटा? केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना होता है। क्योंकि इसमें बेटा कौन पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो बेटा कार्बन 1 और बेटा हाइड्रोजन कितना? 2 और बेटा ऑक्सीजन कितना? 1। तो बेटा ये अनुपात पूछ लिया जाता है, रेशियो पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1:2:1 होता है। समझे बच्चा? बेटा इसे केमिकल कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कितना रेशियो हो गया? 1:2:1 हो गया। इतना इतना समझ आएगा बच्चा, याद होना चाहिए तुझे। अगर आज हमारी क्लास में जो भी बच्चा है वो सबको याद होना चाहिए बच्चा। मैंने पूछा, मैंने बताने की कोशिश करता हूं 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीकरण मतलब पूरी तरह से डिवाइडेड होना, मतलब विघटन हो जाना। ऑक्सीकरण होना क्या हो जाना? ऑक्सीडाइज हो जाना। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडाइज बोलते हैं। जैसे आपको बता दें, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आपने भोजन किया बेटा, किसने किया? भोजन पेट में गया बेटा, कहां पर गया? पेट में। और ये आपका भोजन रखा है, क्या रखा है बेटा? भोजन। ठीक ना बेटा? जैसे ही आपने भोजन किया, भोजन कहां गया बेटा? पेट में। अब इसका पाचन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। अब इसमें ऑक्सीजन से क्रिया कर ले। भोजन ने किससे किया? ऑक्सीजन से क्रिया की। अब ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा। तो बताओ डाइजेशन के लिए कौन आवश्यक होता है बेटा? ऑक्सीजन। अगर मैंने कहा पेट में भोजन गया और आपके पेट में ऑक्सीजन नहीं है तो पेट में भोजन का डाइजेशन नहीं होगा। जैसे ही भोजन ऑक्सीजन से रिलेशन बनाता है या रिएक्शन करता है, आपका डाइजेशन पूरा हो जाता है। तो इसी से बोला है बेटा ऑक्सीकरण से। कहने का अर्थ है ऊर्जा जो होती है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होती है? ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट कैलोरी कितना मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना मिलती है? और जब बसा से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और बेटा कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब क्वेश्चन उठता है बच्चा, देखो मुझे जल्दी बेटा सीखने की कोशिश करना बच्चा, मुझे फास्ट एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? फास्ट एनर्जी चाहिए। तो बताओ मैं क्या खाऊं? कार्बोहाइड्रेट खाऊं या फैट खाऊं? बताओ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मुझे जल्दी से एनर्जी चाहिए, फास्ट एनर्जी चाहिए,
तो मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊं या फैट खाऊं? तो बात बताऊं बेटा, अगर आपको जल्दी से एनर्जी चाहिए ना, जल्दी से, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? कार्ब्स खाने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, अर्थात जूस वगैरह पी लो। जूस में कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आप जूस पियोगे ना बेटा, उसमें भी कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा जल्दी एनर्जी लेने के लिए, जल्दी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक धावक, दौड़ने वाला बच्चा, एक धावक को तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस पदार्थ का सेवन करना चाहिए? तो वो कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितने ग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलोग्राम ऊर्जा मिलती है। बेटा समझ में आया नहीं बच्चा? बेटा सीखने की कोशिश करें। बच्चा कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज। कल ही बताया है, कल ही बताया है, और बता देता हूं बच्चा, मेरा काम बताने का है। आप रोटी का सेवन करोगे, रोटी में कौन मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है बेटा? ग्लूकोज में। बदल जाता है या नहीं बदल जाता बच्चा? बेटा बदल जाता है या नहीं बदल जाता? इतना बताओ मुझे। अगर मैंने पनीर का सेवन किया है बेटा, क्या किसका सेवन किया? पनीर से मुझे क्या मिलेगा? और प्रोटीन किस में बदल जाती है बेटा? अमीनो एसिड में। किस में बदल जाती है? अमीनो एसिड में बदल जाती है। तो रोटी का सेवन करोगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज। बेटा ये सारे के सारे शब्द इंग्लिश में भी है, इनको इंग्लिश में ग्लूकोज कहते हैं, हिंदी में ग्लूकोज कहते हैं। आप तर्क वितर्क मत होना बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं, जब आपने पनीर का सेवन किया तो क्या बना? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बना? अमीनो एसिड। तो इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है तो हमको क्या मिलता है? और शरीर को क्या मिलती है बेटा? क्या मिलती है बच्चा? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। दो सैकराइड के बीच में का बंध को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। इसकी चर्चा हम अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। बेटा इधर देखेंगे, शरीर की कुल ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 70% मात्रा की पूर्ति कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। बेटा इधर देखना, आपके शरीर में ऊर्जा की पूर्ति, आपके शरीर में ऊर्जा की पूर्ति सबसे ज्यादा करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा कम करती है। 50 से 70% जो ऊर्जा की मात्रा आपके शरीर में कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज्यादा करते हो। रोटी खा के आए हो, चावल खा के हो, घी कितना खाते हो? थोड़ा खाते हो। तो वसा, आप फैट, आपके शरीर में फैट, आपके शरीर में ऊर्जा का जो माध्यम है वो कम है। जब कार्बोहाइड्रेट कितना बनाता है? 770। क्या बच्चा इतना बात समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो मैं पूछ सकता हूं बेटा आपसे, मैं पूछ सकता हूं। चलो बताओ, ये बताओ कार्बोहाइड्रेट में कौन से एलिमेंट होते हैं? किस रेशियो में होते हैं? 1:2:1 में होता है। कोई बता सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्रोड्यूस होता है या प्राप्त होता है? ऊर्जा। ये बताओ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना किलोग्राम एनर्जी मिलती है? ये बताओ बच्चा, अगर मैं धावक हूं, जल्दी फास्ट एनर्जी प्राप्त करनी है तो मैं किसका सेवन करूंगा? कार्बोहाइड्रेट का करूंगा बेटा। ये बता सकते हो कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? टेस्ट हल्का सा मीठा। ये बता सकते हो कि मेरे शरीर में 50 से 70% ऊर्जा, एनर्जी देने का कार्य कौन करता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। क्या मैंने इतना ही तो पढ़ाया बच्चा? हर बच्चे को जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही आप समझते हुए चलना। चले बेटा, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? याद हो रहा है बच्चा क्लास में? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? पहले तो आपको बताया, गेहूं में, बीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है, बाजरा में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है, शक्कर में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है, केला में पाया जाता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट इसमें पाए जाते हैं। बेटा कार्बोहाइड्रेट मोस्टली मैं बता चुका हूं
कार्बोहाइड्रेट मोस्टली बता चुका हूं बच्चा अनाजों में ही पाया जाता है। पैक्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट का है, कार्य क्या है, फंक्शन है, थोड़ा गलत हो गया एफयूएल, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य कार्य तो मैं आपको बताया एनर्जी, क्या है बच्चा, एनर्जी। सबसे मुख्य कार्य तो मैं बता चुका कि ये क्या देता है, हमको क्या देता है, ऊर्जा। स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है। ये स्टार्च किस में पाया जाता है बेटा, आलू में, और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है, मैंने कल बता चुका हूं बच्चे। या डीऑक्सी राइबो शर्करा तथा राइबो शर्करा का घटक है। अगर आपको बता दें डीऑक्सी राइबो शर्करा, डीएनए, डीऑक्सी राइबो शर्करा, डीएनए होता है, राइबो शर्करा आरएनए, तो उनका भी घटक है। तो आगे इनको पूरी तरह से पढ़ लेंगे, पर मोस्टली इसका जो कार्य जो होता है वो किसका है, ऊर्जा। ठीक है बेटा, समझ में आया। एक एक बात आपको समझ में आनी होगी बच्चा, अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं पुरानी चीजों को लेकर चलते बेटा। इतनी बात समझ में आई बेटा, आपको क्लियर हुआ हर चीज। बच्चा पुरानी चीजों पर थोड़ा सा दौर मान लेते हैं बेटा, दौर मान लेते हैं बेटा, बताओ। 2 मिनट बेटा, थोड़ा सा ये स्लाइड थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, इसके नीचे वाली भी क्या, ये तो ठीक है, ठीक है। ये बात करें पोषण, चलो ये बताओ ऊर्जा कौन देता है बेटा, ऊर्जा उधर नहीं देखना आपको, बोर्ड पर नहीं देखना, विद्या रानी कसम है बेटा, ऊर्जा कौन देता है, और सबसे ज्यादा कौन देता है, सबसे और जल्दी कौन देता है बेटा, ग्रोथ कौन करता है शरीर की, और मेटाबॉलिक क्रिया कौन करता है, बताओ। विटामिन और वंशागति वाला पार्ट कौन सा, कोई दिक्कत है बच्चा, अगर दिक्कत नहीं तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ये तो आपको पूरी तरह से वैसे भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, बच्चा सीखने की कोशिश करें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। देखो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स, एक सरल, एक और एक जटिल। बेटा इसमें बेटा सिंपल वाले भाग में मोनोसैकेराइड आता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का कौन सा भाग है, मोनो, कौन सा बेटा, मोनोसैकेराइड, बेटा कौन सा बेटा, मोनोसैकेराइड। और बेटा और कौन सा है, डाइसैकेराइड, बेटा कौन सा है बच्चा, डाइसैकेराइड है बच्चा, कौन सा है, डाइसैकेराइड। देखो सिंपल सीख लो बेटा, मेरा मुख्य अर्थ है सिखाना। मैंने बोला कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन होता है, एक मोनोसैकेराइड और एक डाइसैकेराइड, कौन होता है, डाइसैकेराइड। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होता है पॉलीसैकेराइड। देखो यहां से ये नाम याद रख लो, पॉली, यहां से नाम रखो डाई, और यहां से नाम रख लो मोनो। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये दोनों सिंपल के वाले भाग हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड, उसके कॉम्प्लेक्स टाइप पॉलीसैकेराइड। अब बेटा इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है पेपर में, क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल। पेपर में एग्जाम्पल कैसा आता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस कार्बोहाइड्रेट में आता है, तो ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसैकेराइड का भाग है बेटा। फ्रक्टोज जो होता है वो मोनोसैकेराइड में आता है, और गैलेक्टोज जो होता है वो मोनोसैकेराइड में आता है। बेटा जी यही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं कि फ्रक्टोज किसका है, मोनोसैकेराइड का, ग्लूकोज किसका है बेटा। बेटा अगर मैं पूछूं माल्टोज, बेटा माल्टोज किसका है, डाइसैकेराइड का, लैक्टोज किसका है, डाइसैकेराइड का, और सुक्रोज किसका है, डाइसैकेराइड का। बेटा पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाइसैकेराइड के एग्जांपल। बेटा स्टार्च किसका है, पॉलीसैकेराइड का, फाइबर, पॉलीसैकेराइड के फाइबर मतलब सेलुलोज कहते हैं, हिंदी में से क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। और बेटा ग्लाइकोजन जो होता है वो किसका है बेटा, पॉलीसैकेराइड। इस बार आपको इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा, इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपकी मैं थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज आपको याद रखनी है बेटा।
बेटा अब आते हैं बेटा सबसे पहले मोनोसेक्राइड। बेटा कौन से पढ़ने वाले बच्चा? मैं इंग्लिश में ही बोलता चल रहा हूं, कोई दिक्कत है तुमको? मोनोसेक्राइड क्या है बेटा? सर मैंने बताया मोनोसेक्राइड, ये बताओ बेटा, इधर देखना। मोनोसेक्राइड किसका भाग है? सिंपल है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है ना, आता है ना बेटा। मोनोसेक्राइड किसका भाग है? सिंपल का है बच्चा। तो बेटा देखेंगे मोनोसेक्राइड ये किस प्रकार का है? सिंपल है। किस प्रकार का बेटा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है या ना? मोनोसेक्राइड कैसा है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। बेटा इसका सूत्र याद रख लेना बेटा, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछा जाता है CH2O। CH2 बताओ इसमें कौन है बेटा? C, इसमें कौन है? हाइड्रोजन, इसमें कौन है? ऑक्सीजन। क्या ये बताओ ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसमें मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। बेटा इसका फॉर्मूला याद कर लो, मन में याद कर लो, CH2O। CH2O गिव आउट कोष्टक बंद और N, CH2O कोष्टक बंद N। बेटा इतनी बात समझ में आई बेटा? मोनोसेक्राइड प्रकृति में जो नेचर होता है उसमें प्रचुर मात्रा में, मतलब ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, जो 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। इसमें आपको याद नहीं रखना, ये पीएससी यूपीएससी के जो मेंस होते हैं उस मेंस में 3, एमपीपीएससी में 3 नंबर का आता है बेटा, परंतु आपके ऑब्जेक्शन क्वेश्चन में नहीं आएगा। अब बात करें, एक विशिष्ट प्रकार का डी ग्लूकोज है, मतलब मैंने आपको बताया जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज ही तो होता है। रोटी टूटी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला? ग्लूकोज, परंतु ये किस प्रकार का है? डी। आपको बस इसमें बेटा याद रखने वाला जो मैं बता रहा हूं ना बेटा, जो प्रश्न बनेंगे वो कौन है? एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। ये जो नाम है बेटा इस कार्बोहाइड्रेट के, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन कैसे आएगा बताए? ग्लूकोज किसका एग्जाम उदाहरण है? ग्लूकोज किसका है बेटा? मोनोसेक्राइड का। दोबारा बोल रहा हूं बच्चा, फ्रैक्टोज किसका है? मोनोसेक्राइड का। गैलेक्टोज किसका है? मोनोसेक्राइड का। ये बच्चा याद करने पड़ेंगे, इन्हें तो दिमाग में रट लो बच्चा, रट लो। अब बेटा फ्रैक्टोज क्या होता है? फ्रैक्टोज के सीख नहीं चले बेटा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। अब बात करें फ्रैक्टोज का क्या होता है? सबसे पहले ये फ्रूट में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ये फ्रूट में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है बेटा। इसे फल शर्करा भी कहते हैं, या फ्रूट्स शुगर भी, या हम इसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। बेटा प्रश्न पूछा जाता है बच्चा, मेरे बच्चा यहां से क्वेश्चन बनता है कि फल में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। फल में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? फ्रैक्टोज होती है। इसका सूत्र आपको याद रखना पड़े, ठीक है बच्चा। यहां भी प्रकृति में शर्करा फलों में मुख्य रूप से, ये जो है ना, ये फ्रक्टोज जो है ना, वो मुख्य रूप से फलों में पाई जाती है। फलों में पाई जाने शर्करा को या कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं बेटा। अब बात करें, ये जो फ्रक्टोज है ना, वो शहद में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शहद में। बच्चा याद रख ले बच्चा, बच्चा मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं बच्चा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला फ्रक्टोज शर्करा कहां पाई जाती है? शहद में। किसमें पाई जाती है? शहद में पाई जाती है। शहद में भी पाई जाती है और फलों में भी पाई जाती है, फ्रूट में पाई जाती है, फ्रूट्स में पाई जाती है। शहद में 40% कौन होता है? फ्रक्टोज होता है, और 30% क्या होता है? ग्लूकोज। बेटा याद रखना बच्चा, 40% तो कौन होता है? फ्रक्टोज होता है, और 30% बेटा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। याद रखें, पहला क्वेश्चन आपसे सीखने की कोशिश करता हूं। पहला प्रश्न बताता हूं, फ्रक्टोज शर्करा कहां पाई जाती है? और शहद में। किसमें पाई जाती है? शहद में 40% कौन होता है और 30% कौन होता है? ग्लूकोज होता है। बेटा याद कर लो बेटा, ठीक है बेटा। मधुमक्खियां फलों का रस सुक्रोज चूस कर उसको फैक्टर में बदल देती है, ठीक है। मधुमक्खियां जो होती हैं वो फलों को, मतलब कि जो रस को चूसती है, फलों के रस को चूसकर सुक्रोज को किसमें बदल दी? फैक्टोज में। आप एक बात याद रखना बस कि फैक्टोज शर्करा फल और
शहद में पाई जाती है और सबसे मीठी शर्करा होती है। कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा होती है हमारी फ्रैक्टोज। ग्लूकोज की बात करते हैं बेटा। ग्लूकोज, ग्लूकोज ये मोनोसेक्राइड का ही भाग है। बताओ, खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा, फास्ट एनर्जी देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का। ग्लूकोज कैसी है? रक्त शर्करा है, अर्थात ब्लड शुगर है। कौन है बेटा? मैं बोलता चल रहा हूं बेटा, ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर है बेटा, ब्लड शुगर है। क्योंकि ग्लूकोज जो होता है रक्त में घुला होता है। कहां में घुला होता है? जो जो उसका सॉल्यूशन होता है, घुला जो होता है, वो हमेशा रक्त में घुला होता है। सूत्र आप याद रख लो, C6H12O6, जो हम कक्षा 8, 9, 10 से हम याद रखते हुए आए। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन का मतलब फ्यूल ऑफ सेल। फ्यूल ऑफ सेल क्या कहते हैं बच्चा इसे? अगर हम बात करें इसे फ्यूल ऑफ सेल कहते हैं बेटा। फ्यूल ऑफ सेल का मतलब है कि हमको क्या देता है? एनर्जी देता है बेटा। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा कितने % होती है बेटा? ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना बच्चा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे बच्चा। मेरे बच्चों सीखने की कोशिश करें। इतने तो समझ में आ गया आपको बच्चा कि हमारा जो मूत्र होता है, जो हम मूत्र को त्याग करते हैं, यूरिन जो होता है हमारा, यूरिन, मूत्र को इंग्लिश में कहते हैं यूरिन। यूरिन जब हम त्यागते हैं, निकालते हैं, रिलीज करते हैं शरीर से बाहर, उसमें 0% कितना? 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। 0.1% क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है। और किसमें होता है बेटा? मूत्र में। यूरिन जो होता है, यूरिन को जब हम त्यागेंगे बच्चा, उसमें 0.1 क्या होता है? ग्लूकोज होता है, अर्थात यूरिन होता है। ठीक है बेटा। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होने से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। मान के चले आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा, रोटी खा रहे हो, मीठा ज्यादा खा रहे हो, तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। शुगर आपका ज्यादा हो जाएगा। अगर शुगर आपका ज्यादा हो गया बच्चा, तो आपके शरीर में डायबिटीज रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? मैं कल ही बताया, तो ज्यादा ऊर्जा होती है, 1400 ग्राम जो ऊर्जा बची थी, निमंत्रण खाने गए थे, 5000 रोटी का माल भर लिया था। कितने रोटी का माल भैया? 5000 का भर लिया था। 1400 एक्स्ट्रा बची थी, वो कहां जमा कर ली? इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलकर लिवर में जमा कर दी थी। तो इंसुलिन क्या करता है? शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है, अगर ज्यादा हो जाए तो कम करता है, कम हो जाए तो ज्यादा करने का कार्य करता है बेटा। ये हमारी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन ग्लूकोज के क्रमिक विखंडन से होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोई बता सकता है बच्चा? थोड़ा सा आज थोड़ा एनर्जेटिक पढ़ेंगे बेटा। हमारी जो ऊर्जा कहां पर स्टोर होती है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक्स्ट्रा जो ऊर्जा होती है, ज्यादा ऊर्जा होती है, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। और इसमें ज्यादा कोई खास नहीं है। ग्लूकोज के एग्जाम्पल वगैरह फ्रूट जूस, फलों के रस में पाया जाता है। ये गैलेक्टोज बेटा, इधर देखना, इधर ये जो गैलेक्टोज होता है ना बच्चा, गैलेक्टोज जो होता है वो फ्रूट जूस, जो फ्रेश जूस होता है ना, नए ताजा ताजा फल हो, उसके फलों में कौन पाया जाएगा? गैलेक्टोज। वैसे आपको बताओ, फलों में पेप्टो ही पाया जाता है। जो ताजा फल होते हैं, फ्रेश फल होते हैं, उसमें बेटा कौन पाया जाता है? गैलेक्टोज होता है। इतनी समझ में आई बात? नहीं आई हो तो और भी लेकर चलते बेटा यहां से। अब बेटा कौन सी बात कर रहे हैं? डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड के सबसे प्रमुख तो बेटा एग्जाम्पल है। कौन है? एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल कौन कौन से है मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पहला तो एग्जाम्पल कौन सा है? सुक्रोज, दूसरा माल्टोज, और बेटा तीसरा लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। बेटा आप कुछ भी याद मत करके जाना, आप इस एग्जाम्पल को ही याद करके जाना बच्चा। आपको यहीं से प्रश्न मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा बच्चा? मिलेगा।
तो बेटा मैंने आपको बताया डाई सैकराइड में एग्जांपल पहले तो याद कर लो, कौन हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट। बात करें मोनोसैकराइड, अब देखो डाइसैकराइड की बात हो रही है। डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड के दो अणु, अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल। तो मोनोसैकराइड के दो अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, डाइसैकराइड का निर्माण करते हैं। बेटा ध्यान रखना, बेटा बेटा मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि मोनोसैकराइड के दो मॉलिक्यूल, मोनोसैकराइड के दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, डाइसैकराइड बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, डाइसैकराइड के। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, डाइसैकराइड का निर्माण मोनोसैकराइड से हुआ है। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या बच्चा, कह सकता हूं क्या, मोनो डाइसैकराइड का निर्माण किसका बेटा, बेटा डाइसैकराइड का निर्माण किससे हुआ है, मोनोसैकराइड के दो मॉलिक्यूल से हुआ है। तो क्वेश्चन यहां से आपको आना चाहिए कि डाइसैकराइड का निर्माण दो मोनोसैकराइड के दो अणुओं से या दो मॉलिक्यूल से हुआ है। समझ में आया बच्चा? इसका सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें मैं आपको कुछ मदद नहीं कर सकता। बच्चा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये याद कर लो, इनको तो घोंट कर पी जाओ बेटा, जैसे पानी पीते हो वैसे ही इनको पी जाओ बच्चा। अगर ये नहीं पियोगे ना तो बेटा पेपर में नहीं आने वाला, यहीं से पेपर बनेगा, प्रश्न यहीं से बनेगा। आप जो लापरवाही करोगे ना वो यहीं से करोगे, आप यहां से याद नहीं करोगे। सुक्रोज जो होता है वो गन्ने में पाया जाता है, ईख, गन्ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप पता लगा, ईख ही बोलते, शुगर जो भी है बेटा। जो सुक्रोज होता है वो गन्ने में पाया जाता है, ईख, गन्ने को इंग्लिश में ईख ही बोलते हैं बेटा। और बेटा माल्टो जो होता है वो माल्ट शर्करा में होता है। माल्ट शर्करा मतलब जो अंकुरित बीज होते हैं, जैसे चने को डाल दो, चने को आप पानी में छोड़ दो ना तो उसमें से पत्तियां आ जाती हैं, उसमें से डंडे से निकल जाते हैं, उसमें से रूट निकल जाते हैं। तो अंकुरित चने जो होते हैं, जो उपजने लगते हैं बेटा, पेड़ की भांति बनने लगता है, उनमें बेटा कौन पाया जाता है बेटा, माल्टोज पाया जाता है। समझ में आया बेटा? जैसे आप मूंग की दाल लो या चना लो और उसको 2-4 दिन पानी में रखे रहने दो, तो आप में उसमें से जड़ें, रूट, पत्तियां टाइप की थोड़ी सी पीली हरे हरे कलर की निकल जाती है। तो माल्टो जो होता है, माल्ट शर्करा, माल्ट शर्करा इंग्लिश में भी नाम, इसका इंग्लिश में ही नाम है बेटा माल्ट शर्करा, जो अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। लैक्टोज को कहां पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कहां पाया जाता है बच्चा, दूध में, मिल्क शुगर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मिल्क। अब बेटा मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूं बेटा, सुक्रोज कहां पाया जाता है, गन्ने में। माल्टोज किसमें पाया जाएगा, माल्ट शुगर या अनाज में, जो कि अंकुरित अनाज है। बेटा लैक्टोज किसमें पाएगा, मिल्क में पाया जाएगा। बेटा इसको दोबारा बताओ, इसमें क्या पाया जाएगा, ये इस किसमें पाया जाएगा, अंकुरित। और बेटा इसमें कौन पाया, बेटा इसका निर्माण किससे हुआ बेटा, दो मोनोसैकराइड के अणुओं से मिलकर बना है। ये बताओ बेटा, इधर मोनोसैकराइड के अणुओं का नाम बताओगे तुम मुझे। पहला मोनोसैकराइड का अणु कौन सा था बेटा, ग्लूकोज। फिर कौन सा था बेटा, पैक्टोज। फिर बेटा कौन सा है, गैलेक्टोज। ये जो है ना बच्चा, ये कौन है, मोनोसैकराइड। कौन है बेटा, मोनोसैकराइड। तो डाइसैकराइड किससे बना है, मोनोसैकराइड के। देखो ये बताओ, ये कौन है, मोनोसैकराइड, और ये कौन है, मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड के दो अणुओं से क्या बना है, डाइसैकराइड। क्या बना, बन गया बेटा। देखो मोनोसैकराइड और मोनोसैकराइड से मिलकर क्या बना। और ये बताओ ग्लूकोज कौन है, मोनोसैकराइड, और ये भी ग्लूकोज है, ये भी क्या है, ग्लूकोज। ये भी कौन है, मोनोसैकराइड के दो अणु हो गए। अब ये क्या बनेगा, डाइसैकराइड, माल्टो बनेगा। अब ये बताओ ये कौन है, मोनोसैकराइड,
ये बेटा कौन है? मोनोसेक्राइड। अब बना कौन सा? डाइसेक्राइड। तो मैंने कहा मोनोसेक्राइड के दो अणुओं से डाइसेक्राइड के, मोनोसेक्राइड के दो मॉलिक्यूल से चाहिए। आप समझ में आया होगा बच्चा। आगे बढ़ू बेटा। अब बेटा पॉलीसेक्राइड, किसकी बात करते हैं? पॉलीसेक्राइड। अगर पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल कोई बता देगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल बताओ तो मुझे खुशी होगी। सबसे पहले तो स्टार्च, सेल्यूलोज या फाइबर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? फाइबर। और ग्लाइकोजन। पहले तो बताओ, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। सबसे पहले अब ये मोनोसेक्राइड के अनेक अणुओं से मिलकर बना होता है। डाइसेक्राइड दो अणुओं से मिलकर बना था, और पॉलीसेक्राइड जो है ना, मोनोसेक्राइड के बहुत अणुओं से मिलकर बना हुआ। कह सकते हैं बहुत सारे अणु, मोर देन मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। पॉलीसेक्राइड जो होता है मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाता है। और बेटा जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है। जल में क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, घुलनशील होता है। दूसरा, भोजन में पाए जाने वाला प्रचुर कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज्यादा भोजन में जो पाया जाता है वो कौन होता है? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। 3 पॉइंट याद रखेंगे बच्चा। कितने पॉइंट याद रखेंगे? 3। पहला, अनेक सेटेलाइट मिलकर बना होता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट में। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, जो हम भोजन खाते हैं, उस भोजन में सबसे ज्यादा पॉलीसेक्राइड होता है। इतना ज्यादा डाइसेक्राइड नहीं होता, मोनोसेक्राइड नहीं होता। सबसे ज्यादा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है पॉलीसेक्राइड। बेटा स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गई, ग्लाइकोजन हो गई, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल को ही रटना है बच्चा। एग्जाम्पल आपने रट लिए ना बेटा, यहीं से प्रश्न आएगा आपका। काइटिन जो होता है एक प्रकार का वर्णक होता है, प्रोटीन भी कह लो भाई, और नाखून वगैरह क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो बाल वगैरह। अब बेटा किसकी बात करेंगे? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट सबको याद हो गया। बताओ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं तो और मजा आ जाएगा बच्चा। डिस्कशन को करके मजा आएगा। मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉली। मोनोसेक्राइड जो होता है उसके एग्जाम्पल बता दो 2। और सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है बच्चा? फैक्टोज। अगर ये बता दो कि जो डाइसेक्राइड होता है उसके 2 एग्जाम्पल, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अगर पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल बता दो तो? बहुत बढ़िया, ये तो बता गया। आप ये बता सकते हो लैक्टोज जो होता है वो किसमें पाया जाता है? अगर मैं पूछूं सुक्रोज जो होता है किसमें पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गन्ने। इतना बात सबको याद होगी होगी बच्चा। बस इस पीपीटी को आपको एक बार पढ़ना है बच्चा। अगर आपने इस पीपीटी को अच्छे से पढ़ लिया ना तो बेटा आपको ये रामबाण है। लीप देंगे हम साइंस को बेटा, आपको लीप देंगे। साइंस में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाओगे तुम, और सब्जेक्ट से अपेक्षा। क्योंकि आप मेरी भाषा को सुनो, मेरा जो पढ़ा रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। आप बेटा बताओ, बेटा ये बताओ प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है? क्या करती है? ग्रोथ करती है। क्या करती है? करती है ग्रोथ, या वृद्धि करती है या नहीं करती? जिम वाले लौंडे जो होते हैं वो क्या खाते हैं? प्रोटीन। अब मेरी मसल बढ़ानी, मुझे अपना बाइसेप बढ़ाना है तो मुझे क्या खाऊंगा? प्रोटीन। मेरा चेस्ट बढ़ाना है, मुझे चेस्ट चौड़ा करना है तो क्या खाऊंगा? प्रोटीन। तो शरीर में कोई वृद्धि करना है, ग्रोथ करना है, ठीक है, तो क्या खाओगे आप? प्रोटीन। एनर्जी लेना तो क्या खाओगे? कार्ब्स खाओगे, कार्बोहाइड्रेट या फैट खाओगे बेटा।
प्रोटीन जो प्रोटीन शब्द किसने दिया? प्रोटीन शब्द या टर्म कह सकते हैं, शब्द को हम टर्म शब्द किसने दिया? बर्जिलियस, बर्जिलियम या किसी किताब में बर्जिलियस भी लिखा है, जे बर्जिलियस ने दिया था। प्रोटीन टर्म जो था बेटा बर्जिलियस ने दिया। किसने? प्रोटीन की जो डिस्कवरी की पाउलिंग ने की, प्रोटीन की जो खोज की या डिस्कवरी की वो पाउलिंग ने की। समझ में आया? दो नाम याद रख लो अब बेटा कि जो प्रोटीन टर्म किसने दिया? बर्जिलियस, और डिस्कवरी किसने की? पाउलिंग ने की। बहुत बढ़िया। ये कैसा कंपाउंड है? कार्बनिक। बेटा कौन सा कंपाउंड है? कार्बनिक कंपाउंड है, जिसमें बेटा कौन पाया जाता होगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। परंतु कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें क्या पाया रहा बेटा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी बेटा कार्बनिक कंपाउंड है, जिसमें बेटा हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है। क्योंकि प्रोटीन में बेटा 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। कितने प्रकार के? प्रोटीन में थोड़ा सीखने की कोशिश कर बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। कितने प्रकार के? 20। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 शरीर के अंदर बनते हैं। 10 जो अमीनो एसिड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं 10। और 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हम बाहर से ग्रहण करते हैं। टोटल 20 प्रकार के होते हैं। 10 अमीनो एसिड जो होता है वो हमारे जो प्रोड्यूस होते हैं इन बॉडी, कहां होते हैं? इन बॉडी में। और जो हमें 10 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं वो हम कहां से? बाहर से, इन्वायरमेंटल से हम इसको ग्रहण करते हैं बेटा। ठीक है? मानव शरीर के भीतर नहीं होता और अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी पूर्ति हम भोजन के माध्यम से करते हैं, बाहर से भोजन के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा। ग्रेड 1 प्रोटीन सामान्यतः जंतु प्रोटीन में पाया जाता है, जंतु प्रोटीन पाया जाता है। जो ग्रेड 1 प्रोटीन होता है ना बेटा, ग्रेड 1, सीखो बेटा, इसको सीख लिया बच्चा थोड़ा मजा आ जाएगा। ग्रेड 1 प्रोटीन क्या है? ऐसी प्रोटीन जो जंतुओं से प्राप्त होती है, ऐसी प्रोटीन जो जंतुओं से प्राप्त होती है उसे हम ग्रेड प्रोटीन कहते हैं। चिकन खाते हो? चिकन, चिकन जो है, चिकन में प्रोटीन मात्रा 100 ग्राम में लगभग 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होती है। 100 ग्राम आप चिकन खाओगे तो 30 से 35 ग्राम क्या होगी? प्रोटीन होगी। तो जंतुओं से जो प्रोटीन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेड। मछली खाओगे, मछली भी जंतु है, उस है ना? तो कह सकते चिकन खा लो, मीट खा लो, उसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है। परंतु जो जंतुओं में प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेड 1 प्रोटीन होता है। और बेटा और ध्यान रखना, और जिसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें किसी सभी प्रकार के क्या पाए जाएंगे? अमीनो अम्ल पाए, सभी प्रकार के एसिड, अमीनो एसिड पाए। और वनस्पति प्रोटीन में केवल कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो वनस्पति प्रोटीन होती है, देखो मैंने क्या बोला, ग्रेड 1 प्रोटीन जो होती है वो जंतुओं से प्राप्त होती है, चिकन वगैरह खाकर प्राप्त करते हैं। और वनस्पति प्रोटीन क्या होती है? सोयाबीन में प्राप्त होती है। ये बताओ, पनीर जो प्रोटीन है वो वनस्पति है, जंतु है? पनीर, पनीर जो प्रोटीन है वो हमें जंतु से प्राप्त होती है। बच्चा ये बताओ, बच्चा ये बताओ, वनस्पति से प्रोटीन कौन सी होती है? कि मूंगफली से पाई जाने प्रोटीन, बादाम में पाई जाने प्रोटीन कौन सी है? वनस्पति प्रोटीन। इसमें कुछ अमीनो अम्ल एसिड होते हैं, 20 प्रकार के एसिड नहीं, मतलब कुछ ही अमीनो एसिड होते हैं। परंतु बेटा जो एनिमल प्रोटीन होती है, जंतु प्रोटीन होती है, उसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। क्या बेटा इतना समझ में आया? बेटा समझ में आया होगा थोड़ा। एक बार पीपीटी देख लेगा ना घर पे, उसको पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। उदाहरण देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लो, दिमाग में छाप लो। इंग्लिश नाम बेटा इंग्लिश में ही आएंगे, आपको बता दें थोड़ा सा, ठीक है? हिंदी या इंग्लिश एक ही शब्दांश है, क्योंकि बेटा इनको हिंदी लिखा है पर बोला इंग्लिश में जाता है।
ठीक है, कल से आपको ध्यान रखेंगे, थोड़ा पीपीटी भी आपको इंग्लिश में टर्म कर देंगे। केरेटिन प्रोटीन जो होती है, केरेटिन प्रोटीन, वो कहां पाई जाती है? नाखून, बाल, सींग। हमारे नाखूनों में, हमारे नाखून जो बने होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? केरेटिन। आपको पता है बालों में कौन सी प्रोटीन होती है? केरेटिन। महिला 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए खर्च करके बालों पे केरेटिन करवाती, क्या कराती? केरेटिन। केरेटिन के शैम्पू आते हैं, केरेटिन का वो कहते हैं जो फेसबुक फेस आता है, वो आता है बाल का, बॉडी फेस क्या कुछ कहते हैं उसे, महिला यूज करती है बेटा। तो महिला 20-20 हजार करके इसको बालों पर केरेटिन करवाती है, जिससे उनके बाल स्वस्थ हो, उनके बाल मजबूत हो, उनके बालों में सुंदरता हो। तो ये जो नाखून हो गया, बाल हो गया, सींग, जो बैल में सींग होते हैं, भैंस गाय में सींग होते हैं, उनमें भी कौन सी प्रोटीन होती है बेटा? केरेटिन। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन हमारी मसल में पाई जाती है, मसल्स में, मांसपेशियों में। हमारी मांसपेशियों में एक्टिन में प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो हमारी बोन हो गया, बोन, या हमारी कार्टिलेज, कार्टिलेज। बेटा जो कोलेजन प्रोटीन होती है, जो हमारी हड्डी बोन में पाई जाती है, या हमारी कार्टिलेज उपास्थि में पाई जाती है। बेटा फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, वो रक्त में पाई जाती है, जो थक्का जमाती है, इसको क्लॉट जमाती, थक्के को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉट जमाती है, रक्त का थक्का जमाती है। बेटा यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, बेटा यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए बार बार चिल्ला रहा हूं कि इनको याद रख लेना। आपके पास कम समय बेटा, पेपर आपका नजदीक आ गया है, थोड़ा सा फास्ट लेके भी चलेंगे, क्योंकि आपको पेपर क्वालिफाई करना है। प्रोटीन के कारण आपको पता है बेटा कि आपको वृद्धि, विकास करता है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा और पूछ लेते हैं, सबसे ग्रोथ करता है बेटा, करता है या नहीं करता? दूसरा, आपके घाव में भरने में मदद करता है, जो आपको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो आपके घाव को भरने में प्रोटीन सहायक होता है। सबसे मुख्य कार्य है, जो प्रोटीन होता है एंटीबॉडी के रूप में भी कार्य करता है। एंटीबॉडी, आपको पता है एंटीबॉडी रोगों से लड़ने के लिए सहायक होती है। जो बाहर से जो डिसीज आती हैं, जो रोगाणु आते हैं, बैक्टीरिया, उनसे लड़ने में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन एंटीबॉडी के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। हार्मोन्स बनाने में भी कौन होता है? प्रोटीन। मैंने आपको बताया था हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं बच्चा सीख लेना, हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल प्रोटीन होते हैं, केमिकल प्रोटीन होते हैं। हार्मोन जो होते हैं केमिकल क्या होते हैं? प्रोटीन। हार्मोन्स भी एक प्रकार की बच्चा क्या है? प्रोटीन, क्योंकि ये शरीर के अंदर बनते हो, शरीर के अंदर नष्ट होते। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में भी सहायक होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमारे रक्त को लाल करता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त क्या होता है? लाल होता है। वो ऑक्सीजन से क्रिया करके तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता रहता है। इन पॉइंटों को भी आप देख सकते हैं बेटा। अब यहां से क्वेश्चन उठाते बेटा, ठीक है। एक बार आप इस पीपीटी को देखो, आपको समझ में आएगा। पानी दे, एक बार देखो सही बच्चे इस पीपीटी को। बेटा इस पीपीटी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूं। पीपीटी में 4 से 5 किताबों को मिलाकर बनाई गई है। मैंने बार बार कहता हूं, बार बार चिल्लाता रहता हूं, आपको बस ऑब्जेक्टिव लगाना है। जो बच्चा ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा ना, वो एग्जाम, जो किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहा है, ऑल इंडिया एग्जाम दे रहा है, किसी भी का एग्जाम दे रहा है, वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आपको मेरी बात बहुत कड़वी लग रही है, क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें प्रैक्टिस कैसे आएगी, हमें नए क्वेश्चन कैसे प्राप्त करेंगे? ये मैं गारंटी देता हूं, मैं पीपीटी के माध्यम से आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं। आप बच्चा एक बार इसको पढ़ के देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बेटा कोई किताब ले लो, ऑब्जेक्टिव किताब कोई ले लो, क्वेश्चन लगाओ। जैसे मैंने पिछले चैप्टर आपको डाइजेशन खत्म किया है,
उसके क्वेश्चन लगाओ। आज हम फूड वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे, उसके क्वेश्चन लगाओ। देखो 100% तो कहीं भी नहीं है। अगर दुनिया में सोचो कि 100% हमें कुछ मिल जाएंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपकी ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि 90 से 92% इस पीपीटी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो 8% क्वेश्चन है बेटा, छोटे एक आध दो तुक्का मार क्वेश्चन है, वो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे वही मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते बच्चे। अब बात करते बच्चा, मैंने ये बताओ प्रोटीन में कौन पाया जाता? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जा रहा था, क्योंकि ये कार्बोनिक कंपाउंड थे। क्या थे? कार्बोनिक कंपाउंड। बच्चा ये बताएगा कोई, प्रोटीन की पहचान करनी है मुझे। किसकी पहचान करनी है? प्रोटीन किस प्रकार का है, सिंपल प्रोटीन है या कंपाउंड प्रोटीन है। मुझे प्रोटीन की पहचान कर ली है कि ये सरल प्रोटीन है या संयुक्त प्रोटीन है, या मुझे प्रोटीन की पहचान करनी है कि ये सिंपल प्रोटीन है या कंपाउंड प्रोटीन है। तो मैं कैसे करूंगा? ये भी बता दो। प्रोटीन की पहचान करनी है तो ये भी बताओ कि सर गुड प्रोटीन है या बैड प्रोटीन है। जब हम पहचान करेंगे प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन की पहचान करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का करते हैं। अगर प्रोटीन सिंपल है या प्रोटीन कंपाउंड है, इसका पता लगाने के लिए हम इसका किसका उपयोग करते हैं बच्चा? नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि नाइट्रोजन की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग लगभग 16% होती है। कितना परसेंट? 16%। लगभग लगभग प्रोटीन में नाइट्रोजन की परसेंट एरिया पूछा जाए तो कितना परसेंट? 16। और लगभग कार्बन का 13% होता है, और नाइट्रोजन का 16%, मतलब मोटा एरिया मान लिया है 16%, 15-16% होता है। ठीक है बच्चा। प्रोटीन की संरचना को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन के जो कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको जोड़ने के लिए अभी बता दूंगा बेटा आपको। देखो प्रोटीन के एलिमेंट को जोड़ने के लिए, प्रोटीन के एलिमेंट को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बेटा उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पेप्टाइड। देखो सीखो बेटा, एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, तीन प्रोटीन, चार प्रोटीन, इनको देखो आपस में जोड़ने के लिए एक बॉन्ड होता है, एक बंध होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? पेप्टाइड बंध कहते हैं। बेटा मैंने आपको बताया कार्यशील महिला, जो घर में जो हमारी मम्मी होती है, बहनें होती है, कार्यशील करती, घर का कार्य करती, लगभग उनको 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जो प्रेगनेंसी होती है, गर्भावती होती है, उनको 55 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली महिलाओं, वही मैंने बताया था, प्रेगनेंसी वाली महिलाओं में कितनी होती है? 65 कर लो, 55 कर लो, एक ही बात है तो मिनिमम 70 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में प्रोटीन का कितना परसेंट है? बेटा ये क्वेश्चन आ गया है। बेटा सीखने की कोशिश करें बच्चा। अगर आपने आज नहीं सीखा तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे बच्चा। बताओ कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो शरीर में कितने परसेंट ऊर्जा देता है? 60 से 70%। और प्रोटीन जो होते हैं ना हमारे शरीर में, प्रोटीन का कितने परसेंट भाग बना होता है? मोस्टली 15% बना होता है। कितने परसेंट? 15%। हमारे शरीर में प्रोटीन का परसेंट एरिया पूछा जाए तो बच्चा कितने परसेंट एरिया? 15। कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंट? 60 से 70%। मैंने औसत लिख दिया 14 से 17%, अर्थात उसी का मानना है कितने परसेंट हो गया? 15%। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण घटक प्रोटीन है। अगर आप बच्चा इधर देखेंगे, अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए ना, बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उनके शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। वो पतले हो जाएंगे, ढांचा देगा, ढांचा उसी तरह से दिखाई देंगे। उनकी मसल का विकास नहीं हो जाएगा, उनकी हाइट का विकास नहीं होगा, उनके ऑर्गन का विकास नहीं होगा, उनके शरीर का विकास नहीं होगा, उनके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। 6 से 14 साल के बच्चों को लिए प्रोटीन आवश्यक। आपने कुपोषण का रोग सुना होगा, कुपोषण रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। क्योंकि शरीर में प्रोटीन की मात्रा
कम होती बच्चा, मेरे बच्चा सीखने की कोशिश करे। बेटा ये समझ में आ गया। प्रोटीन की पहचान किससे करते बच्चा, ये बताओ। प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट एरिया कितना। अगर मैं आपसे पूछे जाऊं कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध होता है। और बेटा मानव शरीर में कितने परसेंट प्रोटीन का बना होता है। बेटा बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एक कौन सी प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन। एक कौन सी, तीसरी कौन सी है, ड्राई प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ड्राई। एक सिंपल प्रोटीन को हम सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन और ड्राई प्रोटीन। प्रोटीन तीन रूपों में बटी। बेटा कितने रूपों में बची बेटा, बच्चा सीखने की कोशिश करें। प्रोटीन जो होती है ना बेटा कितने रूपों में बटी है, तीन रूपों में बटी है। एक सिंपल प्रोटीन में बटी है बेटा, एक कंपाउंड प्रोटीन में बटी है, ड्राई अर्थात व्युत्पन्न प्रोटीन में बटी है। एक एक करके सारी प्रोटीन को पढ़ने वाले हैं और आशा करता हूं आपको मैं पूरा याद करा दूं। अभी तक जो क्लास चली है ना वो अभी तक आपके दिमाग पर डाउनलोड हो, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत करेंगे बेटा। आपका सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन। सिंपल प्रोटीन क्या है, सीखना बेटा, आप सीखते चलना। ऐसी प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से मिलकर बनी हो। किससे, ऐसी प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। बच्चा सीखो, ऐसी प्रोटीन जो केवल किससे मिलकर बनी हुई, अमीनो एसिड से मिलकर बनी, उसे क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन कहते हैं। और ऐसी प्रोटीन जो अमीनो एसिड के साथ, अमीनो एसिड के साथ अन्य अदर एलिमेंट्स भी पाया जाए। क्या पाया जाए, अदर एलिमेंट्स। ऐसी प्रोटीन जो अमीनो एसिड के साथ अदर एलिमेंट से भी मिलकर बनी होती है तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोटीन कहते हैं। ऐसी प्रोटीन जो नेचर में पाई जाती है सबसे ज्यादा, किसमें पाई जाए, नेचर में पाई जाए, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। पहले तो इतना समझ लो कि सिंपल प्रोटीन क्या होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और कंपाउंड प्रोटीन क्या होती है, अमीनो एसिड एंड अदर एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे बेटा, सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे कि बेटा एल्यूमिन प्रोटीन किसका उदाहरण, सिंपल का। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन किसका उदाहरण है, सिंपल का। स्ट्रॉन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोटीन, सारे के सारे जो है वो सिंपल प्रोटीन के उदाहरण है बेटा। बेटा इसको आप रटना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं बेटा। अगर मैं पूछूं बेटा ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फास्फोप्रोटीन हो गया, या न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, या क्रोमोप्रोटीन हो गया, वो बेटा किसके, कंपाउंड प्रोटीन का भाग है। बेटा ड्राई प्रोटीन की बात करें तो इसमें पेप्टोन आ गया और पेप्टाइड आ गया। पेप्टोन और पेप्टाइड बेटा ड्राई प्रोटीन के। बेटा एक बार इनके जो एग्जाम्पल है बेटा, इनके एग्जाम्पल को थोड़ा सा नजर मारो बेटा। अगर एग्जाम्पल आपने कंप्लीट कर लिए बच्चा, मैं कह रहा हूं प्रश्न यहीं से आएगा, प्रश्न यहीं से आएगा। बात को बांध के रखो, मैं 100% कह रहा हूं बेटा। देखो एक बार आप एग्जाम्पल को देखो बच्चे, समझ में आया होगा बच्चा। एक बार पीपीटी को घर पर जरूर पढ़ेंगे, पढ़ना बच्चा। बेटा वही बताया देखो, ये पूरा डायग्राम दिया गया है। सिंपल प्रोटीन, एल्यूमिनियम, ग्लोबिन, पॉलीमर, ये सब सिंपल प्रोटीन के उदाहरण है बेटा। आपके ड्राई प्रोटीन के उदाहरण है। इसी तरह सारी की सारी प्रोटीन के उदाहरण दिए गए, आप इसको भी पढ़ सकते हो। अगर इसको नहीं पढ़ना तो पिछले बार एग्जाम्पल याद करना, उन्हीं से काम हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चा। अगर मैं यहां से थोड़ा सा और लेके चलूं, जो डिसीज होती है, रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, जो डिसीज होती है प्रोटीन की कमी के कारण, देन लेस ऑफ प्रोटीन इन बॉडी डिसीज,
देन लेस ऑफ प्रोटीन इन बॉडी डिसीज, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या है? बेटा आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है बेटा, दो रोग होते हैं, एक क्वार्सिकस, एक मरामस। एक मरामस होता है, एक क्वार्सिकस। बोलने में थोड़ा सा क्वार्सिकस थोड़ा सा कठिनाई है। एक क्वार्सिकस होता है, एक मरासमस होता है। बेटा ये दोनों रोग है ना बच्चा, ये दोनों के दोनों रोग प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं, लेस के कारण होते हैं। ये दोनों के दोनों रोग है ना बच्चों में होते हैं, चिल्ड्रन में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चा? चिल्ड्रन में। पी लो पी लो पी लो, साइंस को पी लो घोंट कर बेटा। साइंस पीना चाहिए, पानी बंद करो, साइंस पीना स्टार्ट करो। साइंस को पिला देंगे बच्चा। बोला मैंने दो रोग हैं, क्वार्सिकस और मरासमस। ये बच्चा किसमें होते हैं? बच्चों में ही होते हैं बेटा। बेटा मरासमस रोग को हम सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग। इंग्लिश में देख लेंगे इसको, सूखा को इंग्लिश क्या होती है? सूखा रोग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सूखा रोग। आप भी गूगल पर टाइप कर लेना बच्चा, आप में भी तो काम पड़े, सारा काम टीचर थोड़ी करे, थोड़ा आप भी करो काम, मेहनत करो। रील देखने के लिए मोबाइल नहीं बनाया, पतली कमरिया तेरी हाय हाय, क्यों? तो थोड़ा काम आप भी किया करो। जो शब्द नहीं समझ में आए तो आपको क्या कर लो बच्चा, उसका गूगल। कल से आपको इंग्लिश पीपीटी भी मिलता रहेगा, दोनों लैंग्वेज में बनाता रहूंगा, ठीक है बच्चा? क्वेश्चन यहीं से आएगा, किस रोग को सूखा रोग कहते हैं? मरासमस रोग को ही क्या कहते हैं? सूखा। ये रोग जो होता है सामान्यतः किसमें होगा? बच्चों में होगा। बच्चे के क्या पैर पतले हो जाएंगे, मांसपेशियां समाप्त। देखो ये बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, देखो बेटा पैर वगैरह इसके क्या हो गए? पतले हो गए, पूरा मांस खत्म हो गया, इसमें से सूख गया बच्चा, पूरी तरह से क्या कर गया? सूख गया। उसके देखो अंदर हड्डियां दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? हड्डियां। जब बच्चे के अंदर पूरा मांस खत्म हो जाए, मांस खत्म हो जाए अर्थात बच्चा पूरी तरह से सूख जाए ना, तो उसे सूखा रोग कहते हैं। ये मरासमस, पतले हो जाते हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, बच्चा चल नहीं पाता, बच्चा ऐसा लगता है कि ये तो मरने वाला है। ऐसे बच्चा अधिकतर मर ही जाते हैं बेटा, डेथ हो जाती है। अगर मैं पूछूं क्वार्सिकस रोग भी किस क्या होगा? बच्चों में होगा। ये भी किस में होगा बच्चा? बच्चों में होगा। देखेंगे बच्चों के पांव दुबले पतले हो जाते हैं, पांव भी क्या हो जाते हैं? दुबले। ये बच्चे को देखेंगे, हाथ देखो पेट फूल गया, हाथ कैसा इसका पतला हो गया, पेट फूल रहा है बेटा, हाथ पैर इसके क्या हो रहे हैं? पतले हो रहे हैं। वजन कम होने लगता है, पेट फूलता जाता है, वजन कम होने लगता है, पेट फूलता जाता है और वजन कम होने लगता है। तो बेटा दो ही रोग होते हैं, एक क्वार्सिकर और मरामस। दोबारा भी सुन लो, दोबारा बता सकता हूं, दोबारा तिबारा बता सकता हूं। प्रोटीन की कमी के बाद क्वार्सिकर मरासमस रोग होते हैं, बच्चों में होते हैं, मांसपेशियां खत्म हो जाती है, हाथ पैर दुबले हो जाते हैं। ये चाहिए बेटा, कुपोषण वगैरह का शिकार यहीं से बन जाता है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। प्रोटीन के स्रोत क्या है? प्रोटीन कहां पाई जाती है? स्रोत का मतलब है जो प्रोड्यूस होती है, हमें मिलती क्या होती है, प्राप्त कहां से होती है? तो बेटा आपको पता है सोयाबीन में होती है, दूध में होती है, पनीर में होती है, मांस। सोयाबीन में 42, आप 100 ग्राम सोयाबीन खाओ ना तो 42 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। 100 ग्राम सोयाबीन खाओ आपको 42 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी, ठीक है। 100 ग्राम मूंगफली खाओ तो आपको 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन मिल जाती है। 100 ग्राम मूंगफली खाने पर 1 लीटर दूध के ग्राम प्रोटीन मिल जाती है बेटा। मछली के तेल में 100 ग्राम मछली का तेल खाओ, मछली खाते उसमें 16 ग्राम प्रोटीन हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज आप देखते रहना, ये सारी चीज मैं लिख दी है। अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है बेटा, पेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है, दाल में कौन सी प्रोटीन होती है, नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है, ये सारी चीज आपको याद करना है बेटा। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको बता दें कि सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, सोयाबीन में कितनी % प्रोटीन होती है, मछली के तेल में, ये सारी चीज आपको एक बार रीड कर लेना बच्चा। अब बेटा कौन सा आ गया? विटामिन। कोई बता सकता है विटामिन क्या करते हैं? उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेते हैं। चलो बात करेंगे यहां से, विटामिन की बात करते हैं। विटामिन जो होते हैं ना, मेटाबॉलिज्म,
कौन सी क्रिया बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेते हैं। उपापचयी क्रिया हिंदी में से कहते हैं उपापचयी क्रिया। कौन सी क्रिया? उपापचयी क्रिया। क्या विटामिन का पाचन होता है शरीर में? नहीं होता। विटामिन का पाचन नहीं होता। विटामिन का पाचन नहीं होता। विटामिन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो भी हमारी इंटेस्टाइन अर्थात आंतों में होता है। क्या हमने आंत वाला टॉपिक कितनी आसानी से पढ़ लिया था? ठीक ठीक है बेटा। शब्द किसने दिया था बेटा? शब्द देने वाला, टर्म देने वाला व्यक्ति कौन सा था? फंक। डिस्कवरी किसने की? ल्यूलिन ने की थी बेटा। विटामिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी। क्या बताओ, कोरोना वायरस जो आया था तो उसमें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाओ अपनी, बढ़ा रहे लोग, आप चिल्ला चिल्ला कह रहे, टीवी पर चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा था कि काढ़ा पियो, काढ़ा, चाय पियो, काढ़ा वगैरह बनाते थे। सरकार ने काढ़ा बनाकर भी दिया था, बेचा था, सर मुफ्त में मिला था। काढ़ा बनाकर पियो तो आपकी इम्यूनिटी बने जाएगी। इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये भी कहा था कि विटामिन खाओ, गोलियां लिखकर डॉक्टर देता था कोरोना की दवा में। जिसको कोरोना हो गया था ना तो उसमें विटामिन दिए जाते हैं, क्योंकि विटामिन जो होते हैं ना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, रोगों से लड़ने के लिए आपको मजबूत बनाता है विटामिन। कौन बनाता है? विटामिन। ये बता चुका हूं। उपापचय क्रिया जो भोजन को मतलब कार्य करने की क्षमता बनाए रखता है। बात करें शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ईंधन का मतलब है हमारे शरीर को चलाने का कार्य करता है, प्रोसेस ऑफ द बॉडी करने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं बोलने जा रहा हूं। विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में होते हैं। आपको बता दें हमारे शरीर के अंदर विटामिन नहीं पाए जाते। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, हमारे शरीर के अंदर विटामिन नहीं पाए जाते। सारे के सारे विटामिन को हम बाहर से ग्रहण करते हैं, सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, मांस के माध्यम से, सूर्य से प्राप्त करते हैं। सभी हमारे जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर के अंदर नहीं पाए जाते। परंतु एक विटामिन है, विटामिन डी, जो शरीर के अंदर संचित रहता है, हमारे शरीर के अंदर स्टोर रहता है। बेटा हमारे शरीर के अंदर क्या रहता है? स्टोर। और सभी विटामिन जो है ना बच्चा, सभी के सभी विटामिन जो होते हैं बाहर से ग्रहण करते हैं। एक विटामिन ऐसा है जो विटामिन डी है, हमारे शरीर के अंदर स्टोर रहता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो स्टोर रहता है विटामिन में। ठीक है बेटा, सबसे पहले प्रयोगशाला में विटामिन बी1 को प्राप्त किया था। जो लैब होती है ना, लैब, सबसे पहले लैब में विटामिन बी1 को भी तैयार किया। इस पॉइंट को भी याद रखना। ठीक है बच्चा। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात करते बेटा। ठीक है, विटामिन दो तरह की होती है, एक जल में घुल जाती है, वाटर में सॉल्यूशन हो जाती है, घुल जाती है। एक किसमें हो जाती है? फैट में सॉल्यूशन हो जाती है, घुल जाती है। जल में घुलनशील विटामिन जो होती है बी और सी होती है। क्या होती है? बी और। बेटा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो वाटर में सॉल्यूशन विटामिन होती है वो कौन होती है? बी और सी। फैट में सॉल्यूशन विटामिन अडैक, अडैक का मतलब है ए डी ई के। ये चारों विटामिन जो होते हैं वो वसा में सॉल्यूशन होती है, विलय होती है। और जबकि ये जो दो विटामिन है ये वाटर में विलय होती है सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या होगा? जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में विटामिन अडैक ए डी ई के। बेटा विटामिन सी एवं विटामिन बी जल में घुलनशील होते हैं। वो तो आपको पता है, विटामिन सी बी जल में घुलनशील होते हैं। जो यूरिन के माध्यम से, यूरिन मतलब होता है मूत्र, जो मूत्र होता है के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ये बताओ विटामिन बी और सी किसमें घुल रहे हैं?
पानी बोल रहे हैं, और पानी कहाँ निकलता है शरीर से, बाहर निकलता है। तो बी और सी जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। यूरिन के माध्यम से और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। बच्चा आपको 1% की साइंस की दिक्कत नहीं होगी, बस आप मुझे ध्यानपूर्वक सुन लेना। मैं सारे फैक्ट को यहीं पर उतार रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट साथ में ले रहा हूं। विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता। कौन सा विटामिन शरीर में पाया जाता है, विटामिन डी। बेटा विटामिन डी का संश्लेषण कहां से होता है, सूर्य से होता है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होती है, अल्ट्रावायलेट रे जो रे होती है जो, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, बी। तो आपको बता दें विटामिन डी जो होता है वो हमें सन से प्राप्त होता है, धूप से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चा, ये तो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाई जाता है बेटा। विटामिन के का संश्लेषण ई कोलाई जीवाणु, एक्चुअली जीवाणु बोला जाता है, इसका कुछ और नाम है, वही बता देंगे। अरे यार बेटा विटामिन के का संश्लेषण ई कोलाई जीवाणु द्वारा बड़ी आंत में होता है। कहां पर होता है, बड़ी आंत में। ये मैं कल बता चुका हूं, ई कोलाई जीवाणु जो होता है बड़ी आंत में पाया जाता है और सिम्बायोसिस का कार्य करता है, अर्थात जो भोजन को मल में बदल देता है। मल मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हम फ्रेश होते हैं उसको बदल देता है। तो ये आपको बता दें विटामिन के का संश्लेषण किसमें होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, सभी को एक बार समझ में आया होगा। विटामिन ए बेटा बेस्ट मोस्टली बच्चा, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया ना, मैं इसके नाम बताऊंगा बस, इसमें नाम बताऊंगा। बताऊंगा क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, और थोड़ी सी जो चीज लिखी है ना उस पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे विटामिन ए का नाम क्या होता है बेटा, रेटिनॉल। प्रश्न यहीं से पूछेगा और कोई जंजाल नहीं आएगा। आपके एग्जाम वनडे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, विटामिन ए का नाम कौन है, रेटिनॉल। जो नेत्र ज्योति के लिए विटामिन आवश्यक है, विटामिन आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। विटामिन ए खाओ तो आपका चश्मा नहीं लगेगा, विटामिन ए आप खाओ तो आपको चश्मा नहीं लगेगा। तो प्रश्न सबसे ज्यादा उठेगा विटामिन ए का नाम कौन है बच्चा, रेटिनॉल है, जो आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है बेटा, जो आंखों की रेटिना के विकास को करता है बेटा। और आपको कुछ याद नहीं रखना बेटा, इसका नाम याद रखना और रोग याद रखना बेटा। विटामिन ए के स्रोत आप पढ़ लेना, मुख्य रूप से गाजर में भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है, गाजर। और तो आपको पढ़ना है बेटा, एक रोग को याद कर लो, जीरो प्लेथेलमिया रोग होता है। 20 बीमारी व्यक्ति की आंखें नमी रहित हो जाती है। तो देखो बताओ, जीरो प्लेथेलमिया में क्या होता है, अभी आंख खोलोगे ना आप, आंख में थोड़ा पानी सा होता है, आप देखोगे अपनी आंख में थोड़ी सी नमी होती है, पानी सी होता है बेटा आपकी आंख में। जब ये रोग हो जाता है, जीरो प्लेथेलमिया रोग हो जाता है, तो आपकी आंखें ड्राई हो जाती है, आंखें सूख जाती हैं, आंखों पर पानी नहीं होता बेटा। किस रोग के कारण, जीरो प्लेथेलमिया के कारण। ये बात समझ में आई बच्चा। आपको बाकी चीज आपको थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेना, थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेना, पूरा हो जाएगा। जो रेटिनॉल, इन पर आपको ध्यान ज्यादा रखना। विटामिन डी की बात करते हैं, तो विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, और बेटा हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी जो होता है हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है। तो इसका जो नाम है बेटा कैल्सीफेरॉल होता है। और बेटा इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि विटामिन से प्राप्त, सूर्य से प्राप्त होता है। और बेटा कौन सा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण, रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है बच्चा, रिकेट्स होता है। जैसे बच्चों के पैर टेढ़े पड़ जाते हैं, बच्चों के पैर क्या हो जाते हैं, टेढ़े पड़ जाते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। बच्चों के पैर बच्चा क्या हो जाते हैं, टेढ़े पड़ जाते हैं। समझ में आया बच्चा, ठीक है। और वयस्कों में कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। इतना पढ़ लेना और आप देख लेना, ठीक है। कैल्शियम फास्फोरस आप देख लेना। विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि घाव बनने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है, सी। ये क्वेश्चन आ चुका है
कि घाव भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। देखो मसूड़े फूल जाते हैं, ये मसूड़े देखेंगे यहाँ पर, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े से खून आने लगता है। सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और आप देख लेना बेटा, ठीक है। विटामिन ई की बात करें बच्चा, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरल। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं बच्चा। किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? ब्यूटी। आपको पता है विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं हरे रंग के, लड़के खाते हैं गोरा होने के लिए, लड़कियां खाती हैं विटामिन ई गोरा होने के लिए। कुछ लड़कियां तो विटामिन ई के कैप्सूलों को फोड़कर उसमें से बालों पे लगाती, क्या लगाती? बालों पे। और कुछ लड़के तो भाई साहब उस कैप्सूल को निकाल कर, उसमें से अंदर का मटेरियल निकाल कर मुंह से पोतते हैं। कहां से पोतते हैं? मुंह से पोतते हैं, गोरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भैया, विटामिन ई अंदर होना चाहिए ज्यादा, मुंह पर नहीं। जितना ज्यादा अंदर होगा उतनी खूबसूरती आएगी। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, सुंदर विटामिन कहा जाता है। ये पिजनन विटामिन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी क्या है? पिजनन। ये जो सेक्सुअल क्रिया जो होती है, जनन क्रिया जो होती है, सेक्सुअल क्रिया के लिए आवश्यक होता है। कई बार पूछा जाता है कि जनन क्रियाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक? विटामिन ई होता है। ठीक है बेटा, और देखते रहना, हरी सब्जी वगैरह में पाया जाता है। विटामिन के क्या होता है? इसका रासायनिक फिलोक्यूमिन होता है या नेप्टोक्लोन कहते हैं। रोग, ये विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? कार्य करता है। जो क्लोट जमता है उसका कार्य करता है बेटा, और इसमें आपको ज्यादा देखते हुए नहीं जाना। विटामिन बी की बात करें तो बेटा विटामिन किसमें विलय होता है? ठीक है बेटा, आपको बता दें विटामिन बी के बहुत कंपाउंड है। क्या है? बहुत सारे कंपाउंड है विटामिन बी के। क्या है? बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10 और B12। आपको बता दें, आपको बस इसके नाम याद रख लेना, इनके केमिकल नाम, थायमिन हो गया, नाइसिन हो गया, इनके जो बायोटिन हो गया, कॉलिन हो गया, इनके नाम आपको याद रखना है बेटा। और अच्छा पढ़ना चाहते तो लूसेंट की किताब लेना, उसमें दिए गए मोस्टली। मैं बस यहाँ पर आपको ये कहूंगा कि ये याद कर लेना, इसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। पूछा जाएगा विटामिन B8 का रासायनिक नाम क्या है, और बेटा आप लूसेंट या कोई किताब होगी उसके माध्यम से आप पढ़ लेना। ये आपको पूरा याद देखना बेटा, ठीक है। अब बेटा कौन सा आ गया? लास्ट बचा है हमारा बसा, फैट। क्या बचा है हमारा? फैट बचा है, बसा बची है। बचा, अब हमारा बचा है फैट या बसा। सबसे पहले फैट जो होता है हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? 9.2 सबसे ज्यादा देता है। ठीक है बेटा, फैट हमको क्या देता है? एनर्जी देता है, ये तो आपको पता है। फैट जो होता है वो किसमें पाया जाता है? घी, मक्खन, जो ऑयल होता है ना, ऑयल वाली चीजों में कौन पाया जाता है? वसा पाया जाता है, फैट पाया जाता है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। हमारे शरीर में 20 से 30% ऊर्जा कौन देता है? वसा। बेटा ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट कितना दे रहा था? 60 से 70% दे रहा था। और जो फैट कितना दे रहा है? 20 से 30% दे रहा है। तो बेटा जो फैट हमको ऊर्जा देता है 60 से 70% देता है, और जो फैट देता है 20 से 30% देता है। ये भी बेटा कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सेम टू सेम मात्रा में होगा। परंतु बेटा इसमें बात करें बेटा, सीखने की थोड़ी सी कोशिश करना। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों पाए जाएंगे। परंतु बेटा इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं, पर हाइड्रोजन की क्या होती है? मात्रा अधिक होती है। क्या होती? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। सबसे कम मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, सबसे कम किसकी होती है? ऑक्सीजन की। सबसे ज्यादा मात्रा
हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, इसलिए ये बसा में घुलनशील होते हैं। अब देखो बेटा, बसा केवल, ये बताओ, इधर बताओ इधर, क्या बसा, क्या ये बसा जल में घुल जाती है क्या? आपको बताओ, जब सरसों के तेल को पानी में डालो तो सरसों का तेल ऊपर तैरता रहता है। तो बसा जो होता है वाटर में नॉट सॉल्यूशन होती है। तो बसा किसमें सॉल्यूशन होती है? आपको बता दें, बसा को, तेल को, सरसों के तेल को या घी को कैरोसिन में डालो, मिट्टी का तेल उसमें डालो तो पूरी तरह घुल जाएगी। पेट्रोल में डालो पूरी तरह से घुल जाएगी। तो जो बसा जो होती है बच्चा, वो पूरी तरह से क्लोरोफॉर्म में घुल जाती है, बेंजीन में घुल जाती है, पेट्रोल में घुल जाती है, शराब एल्कोहल में घुल जाती है, ईथर में घुल जाती है और केरोसिन में। परंतु बसा पानी में नहीं घुलती। क्लोरोफॉर्म, ईथर, पेट्रोलियम, केरोसिन, बेंजीन, इन सब में बसा पूरी तरह से घुल जाती है। बसा सबसे अधिक मात्रा में क्या देती है? ऊर्जा, यही बता चुका। बसा का ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है बेटा? ये क्या बताया नहीं मैंने आपको? जब आप घी खाओगे बेटा, घी खाओगे तो क्या बनेगा? फैट बनेगा, बसा बनेगी। बसा जब टूटती है उसका बनता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। बताया था बच्चा? ये बताओ, जब बसा का पाचन होगा तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा, या बच्चा क्या बनेगा? बसीय अम्ल बनेगा। ठीक है, बसा का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है ये भी देख लो बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? और बसा के निर्माण में कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? विटामिन डी। एक बार पीपीटी को पूरी ढंग से देख ले बच्चा। ठीक है, ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल बनता है बच्चा। बसा में कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और विटामिन डी बसा के निर्माण में सहायक होता है। थोड़ा सा पीपीटी देखना बेटा, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पेपर आपका आ रहा है। अगर टाइम पर सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा आपको? इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, इतना सा फास्ट चल रहा हूँ बस बेटा। आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ कि हर चीज को पढ़ेंगे बेटा। बसा का निर्माण, ठीक है बेटा, बसा का निर्माण कहाँ होता है? प्रोड्यूस कहाँ होती है, मतलब उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑर्गेनिज्म ऑफ फैट। बसा का निर्माण के लिए हमें क्या बनता है? ग्लिसरॉल। एक बार और बता देता हूं बच्चा, आपने घी खाया, घी किस में बदला? बसा में, फैट में बदला। और इसका डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? फैटी एसिड। क्या बनेगा? फैटी एसिड बनेगा। और बेटा क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। क्या बनेगा बच्चा? ग्लिसरॉल बनेगा। जब भी बसा के अणु टूटेंगे तो क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है और फैटी एसिड बनता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यही पूरा पॉइंट वही लिखा है। बसी अम्लों किसका एस्टर होता है? ग्लिसरॉल का। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। टाइप्स ऑफ फैट, फैट के प्रकार, फैट के प्रकार कितना होता है? तो फैट होता है, एक प्लांट फैट होता है। ये बताओ, घी प्राप्त करते हो, घी वो कहां से प्राप्त होता है? गाय के दूध से प्राप्त होता है घी। तो जो वो फैट है वो कहां होगा? एनिमल फैट। बादाम का तेल, ना, बादाम का तेल और नारियल का तेल वो कौन सा? प्लांट, वनस्पति फैट होगा। ये बताओ, मछली का तेल किसमें होगा? एनिमल फैट में। तो बच्चा, दूध, उस दूध, जो दूध में जो फैट पाया जाता है वो एनिमल। पनीर वाला जो फैट होगा अंडे वाला होगा। अंडे में फैट होता है या नहीं होता? होता है। जो पीले कलर का जो भाग होता है अंडे का वो क्या होता है? यॉक होता है, उसमें फैट होता है बच्चा। जिम वाला लौंडा कभी उसे नहीं खाता, वाइट वाले भाग को खाता। वनस्पति का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का, मूंगफली, ये सारे के सारे तेल किसमें आएंगे? वनस्पति तेल। तो आपको पता है एनिमल तेल क्या होता है, फैट क्या होता है, और प्लांट फैट क्या होता है। अब आते थोड़ा बसा, संतृप्त बसा, सैचुरेट फैट। सैचुरेट फैट क्या होता है और अनसैचुरेट फैट क्या होता है? ठीक है बेटा, इनको देखना पड़ेगा, सैचुरेट फैट और अनसैचुरेट, संतृप्त बसा और असंतृप्त। देखिए बेटा, अधिकांश संतृप्त बसा, सैचुरेट फैट जो होता है वो जंतु बसा होती है। सैचुरेट फैट है ना बेटा,
संतृप्त वसा जो होती है वो कौन सी होती होगी? जंतु वसा में आती होगी, एनिमल फैट में आती है। ये सामान्य ताप पर देखो बेटा, ये किस में आती होगी बेटा? संतृप्त वसा किसका हिस्सा है? जंतु वसा का। ये सामान्य ताप पर कैसी होती होगी? ठोस होती होगी। ये जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, सामान्य ताप पर कैसे होते हैं? ठोस होते या नहीं होता? तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो जंतु वसा होती है, और सामान्य ताप पर कैसी होती है? ठोस होती है। और घी और मक्खन, इन घी और मक्खन का अधिक खाओ, घी और मक्खन का अधिक सेवन करने पर आप लोग, पता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, पैसे वाले लोग, धनी लोग जो होते हैं, जिसे अमीर लोग कहते हैं, वो घी नहीं खाते। विराट कोहली घी नहीं खाता, क्योंकि उसे घी खाएगा, वो प्रोटीन खाता है ज्यादा, मसल बढ़ाता है, शरीर की वृद्धि करता है, वो घी नहीं खाता। अगर घी ज्यादा खाने लगोगे या फैट खाओगे तो एथ्रोस्क्लेरोसिस एथ्रोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है, धमनियों में अवरोध हो जाता है। धमनी जो आर्टरी जो होती है हमारी, हृदय, अगर ज्यादा घी खाओगे ना, आप वो तेल वाली चीज खाओगे तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाएगी, आपका दिल संबंधी डिसीज हो जाएगा। तभी तो लोग घी नहीं खाते ज्यादा, बड़े बड़े लोग क्या नहीं खाते? घी वगैरह नहीं खाते, क्योंकि उनको हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, हार्ट डिसीज हो जाती है। तो बेटा सैचुरेट वसा जंतु में होती है, ठोस होते घी। और बेटा ये किसमें होगी बेटा? पादप में होगा, प्लांट में होगी या नहीं होगी बेटा? ये भी तो आपको पता है बेटा, प्लांट में होगी। और ये सामान्य ताप पर कैसे होगी? द्रव होता है। जैसे आपको अखरोट का तेल हो गया, अखरोट का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये सारे के सारे किस में आता है? पाचन। ये कमरे के सरसों का तेल कमरे के तापमान में कैसा होता है? तरल होता है, लिक्विड होता है। बादाम का तेल लिक्विड, नारियल का तेल नहीं होता, वो अपवाद है। ठीक, ये भी आपको पता होगा। अब बात करते थोड़ा और जान लेते हैं इस पॉइंट को, कि वसा को 200 डिग्री ताप पर गर्म करने पर ठोस अवस्था में हो तो वसा कहलाती है, अगर वो द्रव अवस्था में हो तो क्या होती है? तेल। बेटा इधर देखना, फैट और बेटा ऑयल, वसा और तेल। अगर अगर फैट कब कहोगे और तेल कब कहोगे? दोनों में अंतर है। वसा कैसी होती है बेटा? ठोस होती है। ऑयल जो होता है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। ये सॉलिड होती है। यस, क्या होती है? लिक्विड होती है। ये बताओ, अब मुझे पहचान करना है कि वसा है या वो ऑयल है। मेरे पास कोई एक पदार्थ आया, क्या आया है? एक, मुझे पहचान करनी है ये फैट है या ऑयल है। तो मैंने इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। कितनी डिग्री पर गर्म किया? 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। और गर्म करने के बाद मैंने इसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद ठंडा कर दिया। क्या कहिए? ठंडा करने के बाद अगर ये ठोस अवस्था में हो, किस अवस्था में हो, तो ये क्या कहलाएगा? फैट। अगर ये द्रव अवस्था में हो तो ये क्या कहलाएगा? तेल। समझ आ रहा है? 200 डिग्री पर गर्म किया और गर्म करने के बाद ठंडा किया, अगर वो ठोस अवस्था में हुआ तो ये क्या कहलाएगा? फैट कहलाएगा। अगर वो द्रव अवस्था में हुआ तो क्या कहलाएगा? ऑयल कहलाएगा। तो तेल और ऑयल को कैसे पहचान करते हैं? 200 डिग्री सेल्सियस पर। वसा के कार्य आपको पढ़ लेना। सबसे मुख्य कार्य क्या? ऊर्जा देने का कार्य करता है, और शरीर के तापमान को, टेम्परेचर कंट्रोल बनाए रखता है। मतलब ठीक है। ना सूखने वाले तेल में ऑलिक अम्ल होता है, ये ऑलिक अम्ल होता है। सूखने वाला तेल ज्यादा उड़ता नहीं, ऑलिक वगैरह। तो बेटा यहां से हर तरह से क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। अगर मैं आपसे थोड़ा सा और बात करूं, अब यहां से थोड़ा बचता है हमारा खनिज लवण बचते हैं। क्या बचते हैं हमारे बेटा? खनिज लवण, मिनरल बचते हैं।
खनिज लवण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जल हो गया, वाटर हो गया। तो आप कोई भी कुछ किताब डली हो आपके पास, कोई भी किताब, उस किताब में से एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है बच्चा, एक बार कोई रीडिंग कर लेना कि सोडियम, आयरन, पोटेशियम वगैरह, आप एक बार उसको रीडिंग कर लेना। एक बार रीडिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, एक पेज होगा बस। ठीक है, आशा करते हैं एक बार और पीछे का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 मिनट हमारे पास है। बहुत पढ़ा दिया आज का। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ देखो बेटा कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ग्रोथ करने वाले बेटा, और उपापचय क्रिया मेटाबॉलिक को बेटा, वही चीजें आपको ये बता चुके हैं काफी बार बेटा। ये सूत्र वगैरह याद रखना है आपको, मीटा वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज आपको क्या कर लेना, याद रख लेना है बच्चा। एक एक चीज को, ये सारी चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कल बच्चे आपसे उम्मीद है बच्चा हर तरह से आप याद करोगे। अगर आप याद करते हो बेटा, और बच्चों से आप आगे पहुंच जाओगे। साइंस का दावा करता हूं बेटा, साइंस का दावा करता हूं, अगर मेरी पीपीटी पढ़कर और मेरे लेक्चर को पढ़कर आप गए ना बेटा, आपको क्वेश्चन पूरे पेपर में धरे के धरे मिलेंगे बेटा। ठीक है, परंतु कब मिलेंगे, क्वेश्चन लगाओगे जब। आप क्वेश्चन तो लगाने बैठो, जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो आप बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चा, ये सारी चीज आपको पढ़ा दी है बेटा। ठीक है बेटा, ये कार्बाइड सिंपल मोनो से एग्जाम्पल आपको याद रखने चलना है। ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल। ये मोनोसेक्राइड वाला भाग हो गया पूरा, ये फ्रैक्टोज वाला भाग हो गया, ग्लूकोज वाला भाग हो गया, और डाइसेक्राइड वगैरह। इसी तरह से सारी चीज यहां से कंप्लीट होंगी। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का क्लास का सेक्शन पूरा हो चुका है। आज हमने एक चैप्टर निपटा लिया जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड फूड। आसानी से पढ़ें, कल नए चैप्टर के साथ आपको क्लास होगी और नया चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। जय, मेरा नाम राहुल सिंह, बालोई क्लास में आज तक यही रखेंगे। कल मिलते हैं नए जोश, नई उम्मीद के साथ, नई क्लास में और नए चैप्टर के साथ। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, भारत माता की जय।